जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए 12 जुलाई 2023 का द हिंदू से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को लेकर के आ गया हूं और पूरा हिंदी में लेकर के आया हूं। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी जो टेलीग्राम के लिए लगातार आप सभी बोल रहे थे कि टेलीग्राम में ये जितना भी पीडीएफ अभी मैं पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स का उन सभी को उसमें डालने के लिए, तो वो चीज़ें मैं अभी टेलीग्राम में टेलीग्राम बनाया हूँ। तो आप सभी केलो आईएएस एकेडमी लिखेगा उसमें, या फिर लिंक भी मैं दे दूंगा अपने वीडियो का। यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से लोगो दिखेगा और लिंक भी रहेगा। अगर लिंक से खोलने में कोई परेशानी हो रही है तो आप वहां पे जा करके टेलीग्राम में सर्च बार में केलो आईएएस एकेडमी लिखेगा, आपको इस तरीके का सिंबल दिखेगा और उसको फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं आपको उसी में पीडीएफ डाल दूंगा, रात तक आज डाल दूंगा, ठीक है? तो आप सभी को मिल जाएगा। और जैसे ही मैं पीडीएफ जो टेलीग्राम ओपन किया वहां पे मैं देखा एक भाई का मैसेज आया हुआ था। इनका नहीं नाम यहाँ पे शो कर रहा है, श्री यादव। तो इनका मैसेज पहला मैसेज था और काफ़ी एक मोटिवेशन मिला, काफ़ी अच्छा लगा इनका मैसेज पढ़ के, इसलिए मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहता हूँ। देखिए क्या लिखेंगे कि आपको और अद्भुत पढ़ाने और समझाने की कुशलता को मेरा नमस्कार, बड़े भ्राताश्री। तो काफ़ी इनका हिंदी बहुत अच्छा लगा। और आगे बात ये और बोल रहे हैं कि रही बात आप जो हम सभी को अपना पीडीएफ देंगे, सच में हमारे उज्जवल भविष्य के 100% कारगर साबित होगा। इसलिए और जरूर प्रदान करने का कष्ट कीजिएगा। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये पहला कमेंट था, इसलिए मैं यहाँ पर आ, सभी को बताने के लिए यहाँ पर लेकर के आया था। और आप सभी का धन्यवाद इस तरीके से प्यार देने के लिए। बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलता है कि देखिए, क्योंकि मैं पूरे दिल से काम करता हूँ। आज भी बहुत लेट हो गया, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा जैसे हड़बड़ी होता है फर्स्ट बार में, बहुत पिछला जो वीडियो देखिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जा रहा था, तो उस कारण से मैं सही से काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बार मैं पूरे अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रख रहा हूँ। थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक बार जो वीडियो बने वो आपको हमेशा के लिए बहुत बेहतर तरीके से, वो हमेशा हेल्प करे आपको, उस तरीके से मैं उसमें थोड़ा सा मेहनत करूँ। और अपने अंदर संतुष्टि नहीं आता है तब तक काम करने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाता है उसमें, लेकिन मैं पूरा अपना जितना हो सकता है, जितना मेरे अंदर नॉलेज है और जितना एफर्ट्स लगा सकता हूँ आप सभी के लिए, मैं उतना कर रहा हूँ। और भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात पीडीएफ की, तो मैं आज रात को पीडीएफ जरूर डाल दूंगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग जो डेली मैप प्रैक्टिस करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे सोलोमन द्वीप। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि करंट में चर्चित है, इसके लिए हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिक्विड नैनो यूरिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमेशा एक प्रश्न आपको यहाँ से दिखेगा प्री और मीन्स में। आर्द्र भूमि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने इन्वायरमेंट की दृष्टि से आप देखते हैं बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रमुख भूमिका इसका रहेगा। 1 से 2 प्रश्न आपको हमेशा मिलेंगे प्री मेंस में। अब आगे देखिए यहाँ पे ग्लोबल साउथ, ये वर्ड अभी न्यूज में क्यों है इसके बारे में देखेंगे। ये G20 सांस्कृतिक समूह ये हुआ है अभी, करंट में है, तो इसके बाकी सारी चीज़ों को इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग। सांस्कृतिक कुछ कुछ चीज़ें पढ़ने वाले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हनी ट्रैपिंग अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, चर्चे में है ये वर्ड, तो इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद से मॉब लीचिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतनी सारी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सोलोमन द्वीप से। देखिए सोलोमन द्वीप जो है ये आपको, अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में आप अगर देखते हैं तो ये आपको जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया जो है, यानी कि एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया, अगर हमारे भारत का क्षेत्र देखें तो यहाँ पे ये आप शायद नहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं उतने दिनों से, अगर मैप में देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा
कि इस जगह पे आपको दिखेगा हमारा इंडिया, और हमारे इंडिया के नीचे में आप देखते हैं तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिखता है। ठीक है, तो यही ऑस्ट्रेलिया के जस्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी साइड में यहाँ पे आप देखेंगे कि सोलोमन द्वीप है। ये द्वीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना है। इसके आसपास की कौन से क्षेत्र हैं, देखिए कई बार इस तरीके से प्रश्न आता है कि जैसे इक्वेटर है यहाँ पे, तो इक्वेटर के दक्षिणी क्षेत्र में ऑप्शन जैसा है ना, हाल ही में चर्चित सोलोमन आइसलैंड या फिर द्वीप द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इस तरीके से ही पूछ सकता है कि ये इक्वेटर के दक्षिणी क्षेत्र में है, उत्तरी क्षेत्र में है, ये न्यू पापुआ गिनी, इस तरीके से ये नाम है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे है, इसके पूर्व में है कि इसके पश्चिम में है, तो इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो आप क्या करेंगे, मैप लेंगे, मैप को मैं आपको यहाँ तो बता ही रहा हूँ, बार बार इसको रिवाइज करने के लिए मैप में आप देखेंगे और इसको हर एक डायमेंशन से देखेंगे, हर एक डायरेक्शन से इसको देखेंगे। ठीक है, हम लोग इस पे वापस आएंगे फिर से, उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और जो भी बातें हैं उसको पढ़ लेते हैं, न्यूज में क्यों है ये सारी चीजें देखते हैं। देखिए अभी जो सोलोमन द्वीप है वहां पे चीन जो है वो अपना ये पुलिस, अर्थव्यवस्था और तकनीकी समझौते पर वहां पे हस्ताक्षर किया है। कहीं ना कहीं हम लोग को इससे ये समझ में आता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से हम लोग देखें तो चीन, जिस तरीके से मैं आपको इससे पहले जो नाटो प्लस जो पढ़ाया था आपको अगर याद होगा, तो अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका भी इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे इंडिया का भी समर्थन लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये, और ये जैसे अभी चाइना हो गया, तो ये क्या कर रहा है, ये भी अपना धीरे धीरे अपना जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें अपना प्रभाव बहुत ज्यादा बनाने के लिए इधर लगा हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये पूरा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में लगातार आप देखेंगे दक्षिण चीन सागर जो है वहां पे आप लगातार इससे विवाद देखेंगे। तो ये सब कंडीशन से हम लोग को ये भी समझ में आता है कि चीन कहीं ना कहीं अपने आप को लगातार मजबूत करते जा रहा है। और एक खास बात इसमें ये भी है कि ये जो सोलोमन द्वीप है, ये द्वीप में अमेरिका और चीन दोनों लगातार इसको, कौन कितना जल्दी इसको मतलब एक तरीके से अपने पक्ष में करे उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, और लास्ट में पता चला कि चीन ही इसमें अपना पुलिस, अर्थव्यवस्था और तकनीकी जो समझौता है उससे कर लिया है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में है अभी ये क्षेत्र। उसके अलावा देखिए अब इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है तो उसमें स्थित है। और सोलोमन द्वीप समूह का ये मेलेनेशियन द्वीप समूह का एक हिस्सा है जो पापुआ न्यू गिनी और वानुअतु, ठीक है, वानुअतु के मध्य स्थित है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसमें नहीं दिख रहा होगा, शायद इसमें दिखे, नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पे ये क्षेत्र है, अगर मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैप में दिख नहीं रहा है, मैप में शायद मतलब है नहीं। यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, वानुअतु यहाँ पे है, और ये पापुआ न्यू गिनी तो इसके मध्य में है बोला जा रहा है। इस तरीके का ही प्रश्न बनता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर कर रहा हूँ उसको। ठीक है, चलिए अब आगे और देखते हैं। उसके बाद से देखते हैं इसमें क्या है कि औपनिवेशिक युग के दौरान जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश साम्राज्य का, यहाँ पे भी उसने एक तरीके से इसको उपनिवेश बनाया था अपना। ठीक है, तो इस तरीके से ऐतिहासिक इसका दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद से देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा भी इस द्वीप पर कब्जा की गई थी, और यहाँ से भी वो ये द्वितीय युद्ध के समय यहाँ से भी वो अपना एक तरीके से मतलब लड़ रहा था यहाँ से भी। ठीक है, उसके बाद से देखिए आगे, ये जो द्वीप है ये 900, इतना ज्यादा हम लोग जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे बस, इससे क्या होता है ना, याद रहता है कि हाँ कुछ चीज ज्यादा अगर पढ़ते हैं किसी चीज के बारे में ना, तो वो लास्ट में ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है कि हाँ इसी द्वीप के बारे में कुछ कुछ पढ़े थे। हालांकि ये सब इसमें से बहुत सारी चीज याद नहीं आएगा, लेकिन आपको ये जरूर याद रहेगा कि हाँ सोलोमन द्वीप था, इसके बारे में कुछ तो पढ़े थे। तो हम लोग को कुछ को तो छोड़ना ही, हम लोग को इसी को याद रखना है ना, सोलोमन द्वीप को। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 900 द्वीप, ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं, इनका एक समूह है ये। और ये जो सोलोमन द्वीप है इसकी राजधानी है होनियारा, और इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है यहाँ पे वो है ग्वाडल कैनाल। ठीक है, ग्वाडल कैनाल, इस तरीके से अपन
उच्चारण कर सकते हैं। चलिए अब फिर से एक बार मैप में देखते हैं। देखिए हम लोग देखें कि यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, और ये आप मैं इससे पहले भी जो हम लोग मैप में प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैं बताया था कि इक्वेटर के निचला क्षेत्र हमको हम लोग क्या कहेंगे। कमेंट करके बताइएगा एक बार। अभी तो समझाना इसलिए मेरे को बोलना पड़ेगा। देखिए ये है मकर, मकर रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री अंश पे ये अक्षांश पे है ये। तो हम लोग यहाँ से अगर इसको देखते हैं, अगर इस जगह पे मकर रेखा है तो आप देख सकते हैं कि मकर रेखा के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, मतलब उत्तर की ओर है और इक्वेटर के दक्षिण की ओर है। अगर प्रश्न इस तरीके से बनता है कि मकर रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य में स्थित है, तो भी आप बिल्कुल सही है, मध्य में स्थित है ये, मतलब उन दोनों के बीच में ही स्थित है, ठीक है। अगर इस तरीके से देखें तो इक्वेटर के ज्यादा करीब है, पापुआ न्यू गिनी के ज्यादा करीब है, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा दूर में स्थित है। और ये जो क्षेत्र है हम लोग अभी अभी क्या पढ़े थे, यहाँ पे कुछ नाम था थोड़ा वानुअतु, ठीक है। वानुअतु के किस क्षेत्र में है ये पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और देखिए ये जो छोटा सा जो दिख रहा है ना, अभी आप मैप में देखें तो मैप में दिखेगा भी नहीं, लेकिन इसका ये देखिए यहाँ पे ये होनियारा, ठीक है, इसका पहुंच बहुत ज्यादा दूर तक है। आप यहाँ पे देखेंगे ये इसका रूट है, सब एयरलाइन रूट है, देखिए, मतलब हर तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे इधर वर्ल्ड में आप मतलब इसका फैलाव देख सकते हैं। तो छोटे छोटे द्वीप हैं लेकिन काफी, ये देख रहे हैं हर जगह पे आपको एयरलाइंस दिख रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको याद रखें। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये द्वीप का सब तरफ से समझना, ठीक है। कुछ कुछ खास बातें, ये हिस्ट्री वगैरह जो मैं आपको अभी बताया उसमें कुछ उस तरीके से याद नहीं रखना है, केवल उसकी राजधानी याद रखना है। थोड़ा सा सामान्य जानकारी रहता तो थोड़ा टच फील होता है ना, तो इसलिए हम लोग वहां पे पढ़ लिए। अब बाकी बार बार उसको देखते रहिएगा जब भी मैप आप देखेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्विड नैनो यूरिया, है ना, मतलब ये एक उर्वरक है, हम लोग उर्वरक कहते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पैकेट इफ्को, ठीक है, ये इफ्को द्वारा सारे काम यहाँ पे इफ्को द्वारा ही किया जाता है, इसका पूरा निर्माण वगैरह सारी चीजें इफ्को के द्वारा किया जाता है। सारी चीजें हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अभी क्या है, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी न्यूज आया था कि ये डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, ये इन्होंने न्यूज में ये बता रहे थे कि अभी हम लोगों का प्लान चल रहा है कि ये वाला जो यूरिया है ना, ये इस यूरिया को धीरे धीरे करके हम लोग खत्म करने वाले हैं और हम लोग लिक्विड यूरिया की ओर आगे बढ़ेंगे। प्लस हमारे जो ये जो अभी उत्पादन के लिए लिक्विड यूरिया जो है उसके उत्पादन के लिए कहीं ना कहीं हम लोग अभी क्या है, हम लोग ना ज्यादातर आयात पे निर्भर है, ठीक है, मतलब हम लोग ज्यादातर बाहरी देशों से मंगाते हैं यूरिया। तो हम लोगों को उससे आगे बढ़ना है और आयात को कम करना है। प्लस हम लोगों को इसके लिए जितने भी संयंत्र हैं स्थापित करने हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में मतलब बता रहे थे। और उनका योजना है कि ये 2025 तक यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया को अपनाने की मतलब इन लोगों ने योजना बनाया है, तो इसलिए ये न्यूज में है। तो हम लोग देखेंगे और समझेंगे इन सब के बारे में। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूरिया जो है वो क्या है ना। तो ये अत्यधिक कुशल उर्वरक है, ये नैनो यूरिया के बारे में, जो सूक्ष्म कणों के माध्यम से फसलों को नाइट्रोजन, ठीक है, मुख्य चीज है, पोषक और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व प्रदान करता है। पादपों की कार्य प्रणाली हेतु नाइट्रोजन एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है और यूरिया अधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में से एक है। तो याद रखेंगे कि इसमें क्या चीजें खास क्या है, इसमें ये नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, ठीक है। इसी तरीके से छोटा छोटा जो ऑप्शन बनता है ना, तो वहीं पे मैं फोकस रखने के लिए ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि वहीं ज्यादा मिस्टेक होता है, हम लोग से कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए उसको ध्यान रखेंगे। और एक चीज देखिए, यूरिया के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, ठीक है, मतलब ये सब कृषि से संबंधित है। ये एक तरीके से क्या है, हम लोग अगर साधारण भाषा में नॉर्मल समझे तो ये खाद है, जो हम लोग जैसे आप अगर आप अगर मतलब अपने मतलब किसान अगर परिवार से होंगे तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से, आप तो समझ रहे होंगे सब
चीज़ें तो लगातार आप यूज कर रहे होंगे, उस चीज़ को देख रहे होंगे। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि पहले खाद के लिए हम लोग क्या करते थे, एक खेत के बीच में एक गड्ढा होता था, उसी गड्ढे में हम लोग गोबर वगैरह जितना जो भी चीज़ें थी सब हम लोग उसमें डाल देते थे। ऐसे ही डाल देते थे, वो साल 6 महीने तक वैसे ही रहता था। उसके बाद से फिर वो पूरा सूख जाता था, तो फिर हम लोग एक तरीके से उसको खाद, धीरे-धीरे वो खाद बन जाता था। हम लोग पहले उसको यूज करते थे। फिर धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़े और फिर इस तरीके का चीज़ आने लगा मार्केट में। और केवल यूरिया ही नहीं है, यूरिया के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे उर्वरक हैं मार्केट में, लेकिन बाकी जो उर्वरक हैं वो सभी महँगे हैं। यही एक ऐसा उर्वरक है जो किसान को थोड़ा-सा सस्ता पड़ता है और थोड़ा-सा उसके लिए मतलब एक ज़्यादा यूज़फुल भी है उस तरीके से, तो इसलिए ज़्यादातर आप यूरिया के बारे में सुनेंगे, ठीक है? तो देखिए यूरिया में एक चीज़ और है कि जैसे हम लोग खेत है और फसल है, तो फसल का उसके मतलब उसमें हम लोग अगर छिड़कना है, कोई भी ऐसा उर्वरक चीज़ें छिड़कना है, तो उसका एक अनुपात है, ठीक है? तो हमारे जो ये मंत्री हैं, रसायन उर्वरक मंत्री, वो ये भी बता रहे थे और हम लोग को भी पता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये जो चीज़ें हैं इनका अनुपात 4, अनुपात 2 और अनुपात 1 का होना चाहिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उसको इस तरीके से यूज़ नहीं करके बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करने लग गए हैं। तो उसके कारण से भी उर्वरता में जो भूमि की उर्वरता जो है कहीं न कहीं, अब कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होगा तो भी वो नुकसान पहुँचाएगा। तो इसके कारण से उसमें भी कहीं न कहीं उर्वरता में भूमि की उर्वरता में कमी आ रही है। तो इस तरीके की बातें हैं। अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये चीज़ यहाँ पे समझ गए कि यूरिया उर्वरक जो है वो क्या है, यहाँ पे हम लोग उसको क्लियर किए। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग अब यहाँ पे देखने वाले हैं लिक्विड नैनो यूरिया, ठीक है? ये लिक्विड नैनो यूरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है क्योंकि यही अभी न्यूज़ में है और इसी के बारे में हम लोग मेन चीज़ें पढ़ रहे हैं। देखिए हम लोग ये है लिक्विड, ठीक है? देखिए अभी मैं आपको ये जो बोरा बताया, सेम यही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे। यह नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है। यह यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व है। यूरिया सफेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है। पौधों के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व है। नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और यह पारंपरिक यूरिया न्यूनतम 50% तक मतलब कम कर सकता है, जो पारंपरिक यूरिया है उसकी आवश्यकता को, ठीक है? अब ये जो लिक्विड फॉर्म में है इसी के बारे में है कि 500 मिलीलीटर का ये जो एक बोतल है वो 40,000 किलोग्राम यहाँ पे लीटर नाइट्रोजन होता है इसमें, जो सामान्य यूरिया के एक बैग या बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करेगा। मतलब यहाँ पे अभी आप ये जो बॉटल है ना, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर आप लोग खरीदने गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे ये यूरिया का एक बोरी है, तो यूरिया का जो बोरी है ना, ये जितना आपके लिए इम्पोर्टेंस है उतना ही इम्पोर्टेंस ये एक छोटा सा बॉटल है। तो इस छोटे से बॉटल को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है? आप लेके तो जाते हैं, इसको भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है, इसमें थोड़ा कम मेहनत लगता है। दूसरा चीज इसमें ये बताया जाता है कि ये जो बोरा है ये लगभग आपको इसमें 50 kg 45-50 kg के आसपास रहता है इसमें, ठीक है? तो उसको आप लेते हैं तो आपको ये 300 रुपए का पड़ता है। उसी को आप इसको लेते हैं लिक्विड फॉर्म, ये अभी जो नया आया है नैनो यूरिया लिक्विड को, तो इसको आप लेते हैं तो ये आपको 240 रुपये पड़ता है, ठीक है? वजन में आपको ये वजन आपको मतलब 50 kg का है तो आपको लाने में भी एक मेहनत लगता है। ये केवल 500 मिलीलीटर का है। तो इन दोनों में ये सब चीजें अंतर है, ठीक है? और देखिए एक चीज और खास बात करके, जो जैसे कि मान के चलिए ये हमारा अगर पेड़ है ना, पेड़ है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से छिड़कते हैं। देखिए जैसे कि ये अभी ये जो यूरिया है, ये आप देख रहे हैं, ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है ये यूरिया है, ठीक है? तो इसको अभी छिड़क रहे हैं। ये अभी किस फॉर्म में है,
ये छोटा छोटा वाइट वाइट जो दाना होता है उस फॉर्म में है। तो इसको छिड़कते हैं तो क्या होता है, उसमें से बहुत ज्यादातर वेस्टेज हो जाता है ना। उसको अब छिड़केंगे तो जरूरी नहीं कि वो उसका दाना जो है यहीं पे गिरे, इधर उधर और भी खेत में सब फैल जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पेड़ पे वो उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम पड़ता है। वही ये लिक्विड फॉर्म में जो इसको आप कैसे छिड़कते हैं, देखिए यहाँ पे इस चित्र में देखिए इसको, ये अब इस तरीके से आप छिड़केंगे तो ये क्या है, डायरेक्टली आप देखेंगे कि ये लिक्विड फॉर्म में खुद है। तो जितना पेड़ पत्ते सब तना हर चीजों में ये जाता है। तो इस तरीके से दोनों में ये भी अंतर हो गया। चलिए अब और समझते हैं इसको। देखिए जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि रिड्यूस इनपुट कॉस्ट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये, ठीक है। ये एक तरीके से इसका विशेषता बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और लिखा हुआ है इम्प्रूव्स नेचुरल वैल्यूज, उसके बाद से इंक्रीज फॉर मतलब किसान के आय को भी बढ़ाने में ये हेल्पफुल है। इस तरीके से क्रॉप क्रॉप का भी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है इस तरीके से। और ये काफ़ी पैसे के मामले में भी काफ़ी ये मतलब इस इसके मुकाबले में थोड़ा सा कम है ना, थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा अपने को। चलिए इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, इतना आराम से पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए कुछ खास बातें और हैं इसके बारे में कि अभी अभी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि गुजरात के कलोल में पहला जो है स्वदेशी रूप से यहाँ पे लिक्विड नैनो यूरिया जो है, ये नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर संयंत्र का उद्घाटन यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। और ये किया जा रहा है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को के द्वारा। जो हम लोग लगातार बोरे में इफ्को लिखा हुआ है ना, IFFCO इफ्को, तो वही इफ्को है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आत्मनिर्भर भारत अभियान और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप ये विकसित किया जा रहा है, ठीक है। ये जो संयंत्र यहाँ पे है इसके लिए। और ये जो अभी हम लोग एक चीज और है, ये जो नैनो यूरिया जो लिक्विड फॉर्म में देख रहे हैं ना, ये हमारे देसी मतलब देश के अंदर बनाया गया है, ठीक है, स्वदेशी है ये। अब आगे देखते हैं, भारत अपनी यूरिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है, जो मैं आपको बताया। इसलिए अभी सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा प्लान चल रहा है कि धीरे धीरे करके आयात को कम करें। देखिए इसमें और कुछ फैक्ट जो बातें हमारे भारत की क्या स्थिति है उर्वरक में, तो ये सब क्या है यहीं पे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो हम लोग उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। देखिए भारत के पिछले 10 वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 500 लीटर मिलियन टन जो है उर्वरक की यहाँ पे खपत मतलब होता है हम लोग को 10 वर्षों में। अभी तक हम लोग जो अभी देखे हैं है ना, पिछले 10 वर्ष में इतना खत्म हुआ, मतलब हम लोग खपत किए उसको। उसके बाद से केंद्र का उर्वरक सब्सिडी भुगतान वित्त वर्ष 2011 में बजटीय राशि से लगभग 62% से बढ़ा करके वहां पे अब 3 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। चूंकि गैर यूरिया जो है, गैर यूरिया किस्मों की लागत अधिक होती है, इसलिए कई किसान वास्तव में जो आवश्यकता से अधिक यूरिया का उपयोग करना पसंद करते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हम लोग अभी मैं आपको बताया कि क्या करते हैं अपन, अब बहुत सारे और भी अलग अलग तरीके का उर्वरक है। अब किसान क्या है, उस चीज हो सकता है कि वो महंगा हो तो उस चीज को खरीद नहीं पाता, तो वो क्या करता है यूरिया को ही थोड़ा ज्यादा यूज कर लेता है। तो इस तरीके की बातें बताई जा रही हैं, इसलिए क्या होता है यहाँ पे यूरिया हम लोग को कहीं ना कहीं ज्यादा खपत हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए सरकार ने यूरिया की खपत को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अब कि हम लोग गैर कृषि उपयोग हेतु यूरिया के अवैध प्रयोग को कम करने के लिए नीम कोडेड यूरिया की शुरुआत की। ये क्या है, जब यूरिया अपन बना करके लाए थे तो उसमें क्या हो रहा था कि उसको और अलग अलग तरीकों से भी उसका यूज किया जा रहा था। अभी वाइट है तो इसको दूध में भी यूज करने लग गए थे लोग। तो इसमें अब सरकार एक प्लान करती है और फिर ये ग्रीन कलर का अब आता है, ठीक है। मतलब ग्रीन कलर से मतलब क्या है, उसमें अब नीम का लेपन कर दिए, ठीक है। तो अब क्या है, उसका यूज अब कहीं पे उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब ग्रीन हो गया, प्लस एक तरीके से वो जो नीम का, जिस तरीके से नीम अगर उसमें लेपित है तो नीम का स्वाद आएगा फिर। तो इस तरीके से फिर धीरे से उसका यूज कम हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके की एक शुरुआत की गई।
उसके बाद से जैविक और शून्य बजट खेती को बढ़ावा दिया गया। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग उर्वरक वगैरह ये सब जितने भी रासायनिक वगैरह चीजें हैं बहुत कम यूज करते हैं, ना के बराबर यूज करते हैं। तो उस चीज को बढ़ावा दिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उर्वरक का यूज कम कम हुआ, थोड़ा सा खपत कम होगा। तो इसलिए, और आगे देखिए वर्ष 2018-19 में वर्ष 2020-21 के बीच भारत का उर्वरक आयात 18.84 मिलियन टन से लगभग 8% बढ़ करके यहाँ पे 20.33 मिलियन टन हो गया है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आप लगातार यहाँ पे आयात जो है बढ़ती जा रही है ना, उर्वरक जो मंगा रहे हैं उसका। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इसको कम करना है और उसी के प्रयास में सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, लगातार सरकार भी लगी हुई है। अभी जो संयंत्र हैं वो संयंत्र भी जितना जल्दी अभी बन जाएंगे, पूरी तरीके से उसमें काम होने लगे तो और ज्यादा हम लोग का आयात कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021 में यूरिया की आवश्यकता का 1/4 से अधिक आयात किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत में कृषि उत्पादन में प्रति वर्ष वृद्धि हुई है और इसके साथ ही इसके साथ ही देश में उर्वरकों की मांग भी बढ़ी है। ठीक है, भारत के कृषि उत्पादन में प्रति वर्ष वृद्धि हुई है और इसके साथ ही देश में उर्वरकों की मांग भी बढ़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8 नए नैनो यूरिया संयंत्र जिनकी केंद्र के द्वारा निगरानी की जा रही है, नवंबर 2025 तक उत्पादन शुरू कर देंगे। ये कहाँ पे हैं देखिए, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और असम सहित कई राज्यों में स्थित है। एक थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि नई यूरिया नीति जो 2015 की है उसका 3 उद्देश्य हैं, तो उसको खास तरीके से थोड़ा सा याद रख लेंगे। बस 3 पॉइंट याद रखेंगे कि पहला, स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना। दूसरा, यूरिया इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना। भारत सरकार पर सब्सिडी के भार को युक्तिसंगत बनाना। ठीक है, ये 3 चीजें हैं यूरिया नीति की। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि इससे प्रश्न किस तरीके से पूछा गया था। देखिए 2020 में इसमें एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ से कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार प्रचलित है और यह सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं है। ठीक है, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आती है प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, तेल शोधन कारखानों का उत्पाद है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आया हुआ था। अगर आप लोगों ने 2020 में एग्जाम दिया हो तो आप लोगों को पता होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ता है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे ये जो पहला बताया जा रहा है, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार प्रचलित है, और यह आप देखेंगे यहाँ पे एग्जामिनर का माइंड भी कि यहाँ तक तो ठीक बातें हैं। हम लोग क्या करते हैं, जिसको जितना जरूरत पड़ता है उस हिसाब से दुकान से ही तो लेकर के आता है, तो वही बात बोली जा रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं है बोला जा रहा है। कैसे नियंत्रित नहीं है? हम लोग अभी जब सब्सिडी वगैरह सारी चीजों की बात पढ़े, अभी देख रहे हैं सरकार हर तरीके से इसको उर्वरक के लिए इतनी सारी चीजें कर रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग अगर गलत करते हैं तो बाकी देखिए ये अमोनिया, यूरिया में अमोनिया होना ही है ही। जितने भी गौमूत्र ये सब, ये जितने भी मतलब नाली कचड़े से वो जो दुर्गंध आता है ना, अगर व्यवहारिक तरीके से मैं बताऊं तो वो सारी चीजें यहाँ पे वो सब जितना है अमोनिया है। ठीक है, आपको जो दुर्गंध आता है उस तरीके से हम लोग उसमें वो अमोनिया रहता ही है। तो वही चीज है यहाँ पे, वही जो है उसको यूरिया बनाने के लिए काम आता है और ये प्राकृतिक गैस है ना। और उसके बाद से यहाँ पे बोला जा रहा है कि सल्फर जो कि फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है और तेल शोधन कारखानों का उत्पाद है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए सल्फर जो है फास्फोरिक अम्ल उर्वरक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान के चलिए आपको ये नहीं आता है, हम लोग को भी नहीं पता है, तो हम लोग देखते हैं जैसे कि इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। कि ये जैसे ऑप्शन 1 हम लोग को पता है कंफर्म कि ये तो नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर हम लोग ऑप्शन को जा करके देखेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो एक मिनट टच हो गया इधर। हाँ देखिए, ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो पहला गलत है। पहला अगर गलत है तो हम लोग इसको गलत कर देंगे, इसको गलत कर देंगे। दूसरा हम लोग को दोनों में दिख रहा है, दूसरा सही है। दूसरा सही है, हम लोग को दिख ही रहा है, यहाँ पे दूसरा है। तीसरा हम लोग को अभी फिर भी हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि कम से कम आपको क्या हुआ कि ये अब 50-50 का हो गया ना। तो 50-50 में आप सोच सकते हैं यहाँ पे सल्फर जो है वो भी फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए एक कच्चा माल है और तेल शोधन कारखानों से उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों सही हैं। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि कम से कम आप इस तरीके से करके आप कम से कम 2 ऑप्शन को तो काट ही सकते हैं। उसके बाद से 2 ऑप्शन बचेगा आपके पास, तो उस हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। चलिए आगे एक और प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं इसी में। ये भी प्रश्न आया हुआ था कि जो मैं इससे पहले पढ़ाया हुआ हूँ आपको, पहले मैं आपको बताया था कि 8 को जो सेक्टर है, सारी चीजें मैं आपको बताया था ना। तो उस उद्योग का जो यहाँ पे सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं सामने में। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर है ना। और उर्वरक का देखेंगे कि आप अगर इसको सीक्वेंस में जमाते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहला क्या आता है, रिफाइनरी। तो हम लोग का यहाँ पे ये देखिए रिफाइनरी तो इसमें है ही नहीं, विद्युत है, कोयला है, उर्वरक है, इस्पात है। तो अब हम लोग को इसको छोड़ करके देखना पड़ेगा कि और कौन कौन है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको जमाते हैं रिफाइनरी, ये पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत उत्पादन है इसमें, है ना। तो विद्युत उत्पादन है। उसके बाद से फिर आप देखते हैं कि ये 17% स्टील है, और स्टील के बाद से आप देखेंगे तो कोल है, कोल इंडस्ट्रीज है 10% में। और उसके बाद से आप यहाँ पे देखते हैं कि 8% में क्रूड ऑयल है। उसके बाद से फिर आप देखेंगे नेचुरल गैस है, उसके बाद से सीमेंट है, लास्ट में फर्टिलाइजर है। तो आप याद रखेंगे कि 8 कोर सेक्टर्स में जो उर्वरक है, उर्वरक का अंतिम मतलब उसका महत्व या फिर आप श्रेणी में भी देखते हैं भार की श्रेणी में, तो वो अंतिम है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे थोड़ा सा। चलिए अब देखते हैं अगला, हम लोग देखेंगे आर्द्र भूमि। देखिए आर्द्र भूमि जो है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमेशा आपको प्री में क्वेश्चन यहाँ से कहीं ना कहीं से आपको एक जरूर दिखेगा। मेंस में यहाँ से प्रश्न बनना ही है इन्वायरमेंट में। तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा मैं ये सोचा हूँ, क्योंकि देखिए ये हम लोग का करंट अफेयर्स का वीडियो है, तो हम लोग इसमें केवल एक ही चीज को बहुत लंबे तरीके से लंबा नहीं पढ़ सकते उसको, है ना, आवश्यकता के अनुसार पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं पूरा कंप्लीट आपको आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स क्या है, सारी चीजें मैं उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या है कि ये देखिए ये मामला क्या है कि अभी जो वेटलैंड्स की स्थिति भी आप देख रहे हैं कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आर्द्र भूमियां हैं जितने भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोग देखेंगे किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे सरकार से इसके लिए एक तरीके से रिपोर्ट मांगी गई है। ये न्यूज में था इसलिए कि अभी जो स्थिति है वो स्थिति मतलब मांग रही है, ठीक है, सरकार से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग तो इसमें अभी चेंजेस कर दिए हैं, मतलब हम लोग अब राज्य सरकार भी इस चीज को देख रेख कर रही है। तो वो लोगों के हिसाब से भी हम लोग सारी चीजों की जानकारी लेकर के देंगे। तो यहाँ पे ऐसी बात क्यों आई, हम लोग उसको देखेंगे। दो यहाँ पे अधिनियम है, अधिनियम से ही संबंधित ये सारी बातें हुई है। तो सरकार जो बोल रही है उसमें हम लोग अधिनियम के बारे में समझेंगे तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि अभी क्या बातें चल रही है। लेकिन मेन बात यहाँ पे यही याद रखना है कि आर्द्र भूमियों का जो स्थिति है वो बहुत खराब है। तो उसी कारण से यहाँ पे जो है आपको जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारी चीजें
मतलब एक तरीके से ज्यादा चर्चे में है न्यूज में। और ये है भी ऐसा चीज ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आर्द्र भूमि होता क्या है, किस तरीके से हम लोग उसको परिभाषित करेंगे। तो हम लोग पहले उसको समझते हैं। देखिए, आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र है जहाँ जल, पर्यावरण और संबंधित पौधे व पशु जीवन को नियंत्रित करने वाला एक प्राथमिक कारण है ये। आगे देखिए, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि, जहां जल आमतौर पर सतह पर होता है या भूमि उथले पानी से ढकी होती है। इसका देखिए, अगर मैं इसको सामान्य तरीके से आपको मैं बताऊं, तो जितना आप नदी का जो क्षेत्र है, आप नदी के क्षेत्र, नदी में जब जाते हैं तो नदी जब जाएंगे तो नदी के किसी किसी क्षेत्र में आप देखेंगे कि ऐसा कट के ऐसा क्षेत्र आपको दिख रहा है, कुछ क्षेत्र ऐसे गोला और वहां बहुत सारा पानी, कीचड़, है ना, बहुत ज्यादा इस तरीके से दिख रहा है, उसमें पेड़ पौधे सब है। तो ये वाला क्षेत्र हम लोग इसको आर्द्र भूमि कह सकते हैं। आप को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जितने भी तालाब हो गए, है ना, ये इस तरीके का जितना भी ये सब ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सब आपको आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वेटलैंड्स के अंतर्गत आते हैं ये सब, जितना भी आप देख रहे हैं। डेल्टा हो गया से ये यहाँ पे सेंचुरीज हो गए, ये सब सारी चीजें आपको उसी के अंतर्गत आएंगे, वेटलैंड्स के अंदर आएंगे, आर्द्र भूमि के अंदर। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जल, पर्यावरण और संबंधित पौधे, पशु, जीव जंतु को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारक है। ये तो जो तीन चार और जो वर्ड है उसको आप समझेंगे तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जल होगा, पर्यावरण पारिस्थितिकी होगी और वहां पे संबंधित जितने भी उसमें जीव हैं, पशु हैं, वो सब है। इसका मतलब क्या है, हर चीज इसमें आ गया तब तो, है ना। देखिए यहाँ पे एक बार और हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखिए एक बार कोई चीज समझ जाते हैं ना तो फिर वो हमेशा आपके साथ चलता है। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड कोई भी चीजें होती हैं तो आप तुरंत वहां समझ जाते हैं। जैसे स्थलीय, यहाँ पे स्थल जलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि, जहां जल आमतौर पर सतह पर होती है या भूमि के उथले पानी से ढकी होती है। एक, जैसे मैं आपको जो बताया, कोई नदी है, आप नदी बह रहा है देख रहे हैं, एक नदी इधर से मिल के आ रही है, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या हो गया, ये पूरा क्षेत्र जो होता है, इधर का जो पानी है वो पानी इधर से आ रहा है, कुछ पानी इधर से आ रहा है। फिर यहाँ पे एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, वो सब वेटलैंड्स हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि हम लोग जो रामसर कन्वेंशन है उसके अनुसार हम लोग जो है वो आर्द्र भूमि को किस तरीके से परिभाषित करते हैं। ठीक है, देखिए, दलदल, पंख भूमि, पीठ भूमि या जल, कृत्रिम या प्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी, स्थिर जल या गतिमान जल तथा ताजा या खरा या लवण युक्त जल क्षेत्रों को आर्द्र भूमि कहते हैं। देख रहे हैं इसमें अब क्या बचा है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब इसमें ऐड कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके आगे देखिए, उसके अंतर्गत सागरीय क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं जहां निम्न ज्वार के समय भी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। तो इस तरीके से पहले तो हम लोग को यही समझना था कि वेटलैंड्स क्या है या आर्द्र भूमियां क्या है। ठीक है, चलिए और इसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये क्या होता है, जब कभी भी आप क्वेश्चन बनता है ना तो एक पॉइंट उसमें से ये भी आ जाता है, उसी में ऐड कर देते हैं। आजकल का क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे। 2 फरवरी, 2 फरवरी को ही यहाँ पे क्यों मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1971 में, 2 फरवरी 1971 को रामसर कहाँ पे है, ये ईरान में है। ठीक है, वहीं पे जो आर्द्र भूमि कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन, इसको अपनाया गया था, इसको एक्सेप्ट किया गया था। इसलिए हम लोग हर 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस या फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में क्या है कि भारत में लगभग 4.6% जो है भूमि जो है आर्द्र भूमि के रूप में है, जो कि
15.26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। ठीक है, तो ये फैक्ट के रूप में थोड़ा सा याद रखेंगे इसको भी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद से अब हम लोग देखते हैं कि आर्द्र भूमियों का महत्व। देखिए बगल बगल में मैं आपको बहुत अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सा मतलब यहाँ पे चित्र दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे सब मतलब ब्लाइंड हो जाते हैं अचानक से, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, है ना। पूरा एकदम थोड़ा मतलब इंटरेस्ट आता रहे। प्राकृतिक चीजें कितनी मतलब बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए आप यहाँ पे कितना मतलब प्यारा लग रहा है ये जगह। यहाँ पे आप नाव से अगर घूमने हुए चले जाएं तो पूरा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, है ना। तो ये मैंग्रोव क्षेत्र है। हम लोग ऐसा लगता है जब भी हम लोग आर्द्र भूमि वेटलैंड्स इस तरीके से पढ़ते हैं तो लगता है कि मैंग्रोव ही खाली दिखता है, आपको दिख रहा होगा आपको भी, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैंग्रोव ही नहीं है, लेकिन मैंग्रोव सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। क्योंकि ये वाले क्षेत्र में आप देखेंगे पूरा दलदली क्षेत्र रहेगा, पानी जमे रहेंगे, बहुत सारे बहुत ज्यादा ये जो पेड़ पौधे हैं इनमें विविधताएं बहुत ज्यादा होती हैं, जो पौष्टिक चीजें हैं वो बहुत ज्यादा रहती हैं। यहाँ पे कई ऐसे जीव जंतु हैं, उनका घर बनाने के लिए काफी ये बेस्ट जगह होता है। तो इस तरीके से इसका जो मैंग्रोव है ना बहुत ज्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ ये पानी को रोक करके रखता है, बाढ़ वगैरह नहीं आने देता है। तो इस तरीके से इसका बहुत महत्व भी है। आप केवल एक मैंग्रोव का चित्र देख करके आप पूरा आंसर लिख सकते हैं उसके महत्व के बारे में, है ना। चलिए देखते हैं, पढ़ के थोड़ा सा देख लेते हैं और कुछ समझ में आ जाएगा। तो आर्द्र भूमि का महत्व के अंतर्गत देखिए, ये वेटलैंड्स नहीं है, वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि, है ना। हम लोग उसको इंग्लिश में वेटलैंड्स कहेंगे। देखिए कहीं कहीं पे जैसे हम लोग पूरा हिंदी बहुत अच्छा करना है हम लोगों को, लेकिन जहाँ पे जरूरत पड़ता है, मैं अभी आर्द्र भूमि इससे संबंधित एक प्रश्न है, प्रश्न अभी आएगा, हम लोग उसको समझेंगे देखेंगे इसमें। अब हिंदी को देखना कितना डिफिकल्ट रहता है हिंदी, तो लेकिन फिर भी हिंदी जानना तो जरूरी है ना। उसके अलावा कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिनमें आपको इंग्लिश, उस वर्ड को थोड़ा सा इंग्लिश देख के रखना है ताकि वो आपको काम आए, समझने में हेल्प करे। लेकिन आपका हिंदी भी बहुत अच्छा होना ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। क्योंकि आप इंग्लिश वैसे भी बीच में फिर नहीं समझ पाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। जो वेटलैंड्स है यानी कि आर्द्र भूमि अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है जो दुनिया को मत्स्य उत्पादन का लगभग 2/3 हिस्सा प्रदान करती है। तो ये काफी अच्छा इसमें पॉइंट्स है। उसके बाद से आप देखिए वेटलैंड्स वाटरशेड की पारिस्थितिकी को एक अभिन्न भूमिका ये निभाते हैं। वाटरशेड मतलब एक वेटलैंड्स जो होते हैं वो लोग वाटरशेड में भी काफी मतलब वो लोग हेल्पफुल होते हैं, उसके बहुत अधिक भूमिका होती है, ठीक है। उसके बाद से आगे देखते हैं, उथला पानी उच्च स्तर के पोषक तत्वों का संयोजन जीवों के विकास के लिए आदर्श है, जैसे कि मछली, उभयचर। मैं अभी आपको जो बताया बस उसी सब चीजों की बातें चल रही हैं, है ना। उसके बाद से देखिए आर्द्र भूमि जो है जीवाणु, पौधे व वन्य जीव, पानी, नाइट्रोजन, सल्फर, ये वैश्विक चक्र का एक हिस्सा है। 40% जो प्रजातियां हैं आर्द्र भूमि में रहती हैं और प्रजनन करती है। तो ये जो पॉइंट है याद रखिएगा। इस स्लाइड में आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये दुनिया को मत्स्य उत्पादन में लगभग 2/3 हिस्सा प्रदान करती है। देखिए जो नॉर्मल चीजें हैं, अगर आप इस मैंग्रोव को, जैसे मैं आपको नहीं बताया कि मैंग्रोव आप देख रहे हैं, आप भी समझ गए होंगे उस चीज को कि आप केवल मैंग्रोव को देखेंगे ना तो उससे जितना भी यूजफुल उसका महत्व है वो आप बता सकते हैं। साधारण चीजें जो कुछ फैक्ट है उसको आप बस याद रखिएगा। ये 2/3 हिस्सा इसका, और ये फिर 40% जो प्रजातियां हैं वो आर्द्र भूमि में रहती हैं और प्रजनन करती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या महत्व है इसका। देखिए अब देखिए यहाँ पे आप जब ये जो मैंग्रोव के जो बीच में आप घुसेंगे तो इस तरीके का दिखता है ऐसा, ये बहुत ऐसे ऐसे खाली खाली दिखेंगे ऐसे, और ये जड़ है काफी मजबूत रहते हैं, खाली खाली जगह दिखेगा, है ना। तो इसके अंदर भी बहुत सारे जीव रहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आर्द्र भूमि कार्बन को अपने पादप समुदायों व मिट्टी के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में छोड़ने के बजाय संग्रहित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात इसके लिए, ठीक है। जो मैं ये इसलिए ये सब पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो प्रश्न बनता है ना यहाँ से आर्द्र भूमि से, वो इसी तरीके का बेसिक बेसिक चीजों से बनता है। अभी हम लोग प्रश्न का डिस्कशन करेंगे तो ही मैं ये सब चीजों को इतना लंबा चौड़ा लिख करके यहाँ पे रखा हूँ, क्योंकि वही उसी तरीके से प्रश्न यहाँ से बन रहा है।
आप देखेंगे तो वो समझना जरूरी है उसको। जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आर्द्र भूमि जो है वो कार्बन को अपने पादप समुदाय व मिट्टी के भीतर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में छोड़ने के बजाय संग्रहित करती है। तो ये इससे ये भी पता चल रहा है कि जो आर्द्र भूमियां होती हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरीके से संग्रहण करती है, संग्राहक होती है और अवशोषण करती है ना। आर्द्र भूमियों प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करती है जो सतही जल, वर्षा, भूजल और बाढ़ के पानी को अवशोषित करती है। ठीक है, क्लियर है ये सब। ये आप देख रहे हैं, आप इसी चीज को देख करके समझ जाएंगे कि हर एक बाधाएं रोक करके रख लेगी, है ना। जितना भी बाढ़ वगैरह आएगा, कहाँ जाएगा बाढ़, यहाँ से आकर के इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आएगा, उस तरीके की स्थिति है। प्लस यहाँ पानी भी देखिए एक फिल्टरेशन का भी ये काम करती है ना। यहाँ पे जैसे क्या होगा, अब इस क्षेत्र में अगर आप कूड़ा कचरा बह करके आएगा तो क्या होगा, इधर ही फंस जाएगा, स्वच्छ पानी आगे बढ़ेंगे छन करके, है ना। तो ये फिल्टरेशन का भी कार्य करती है। आगे देखते हैं, आर्द्र भूमि वनस्पति बाढ़ के पानी की गति को भी धीमा कर देती है, जिससे मिट्टी के कटाव भी कमी आती है। तो मिट्टी के कटाव में भी कमी आएगा ये। अब उस तरीके से जैसे जो पानी है, जो नदी है, उसका फ्लो ही कम हो जा रहा है, फ्लो कम कर देगा, ये रोक देगा, तो पानी धीरे धीरे बहेगा तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। आर्द्र भूमि महत्वपूर्ण निष्पादक यानी कि फिल्टर, जो मैं अभी आपको बताया, ये अवसाद को ट्रैप करती है, प्रदूषणों को हटाती है और जल को शुद्ध करती है। आर्द्र भूमियां अपरदन को भी नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार आर्द्र भूमि अवसाद संतुलन एवं मृदा स्थिरीकरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखते हैं हम लोग कि इसके खतरा, इसको क्या अभी किस तरीके से खतरा इसको एक मिल रहा है, मतलब, है ना, किस तरीके से इसके ऊपर अभी खतरा बहुत ज्यादा ऐसा है। इसको देखिए, मैंग्रोव है ये पूरा, देख रहे हैं कितना मतलब हरा भरा दिख रहा है। नीचे आप देखिए यहाँ पे ये पूरा जाली, है ना। अगर कभी घूमने का इच्छा करे तो ये एक बार इस क्षेत्र में जाइएगा, पूरा अपना सुंदरवन जो डेल्टा है उधर, सुंदरवन, ठीक है, उधर जाइएगा, दिखेगा आपको मैंग्रोव। चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से खतरा है इसके ऊपर, आर्द्र भूमियों के ऊपर। तो सबसे पहला शहरीकरण। आप, मैं यहाँ पे केवल पॉइंट है, हम लोग इतना है, इतना आप पढ़ रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि आप जैसे ही शहरीकरण बोलूँ तो आप समझ सकते हैं कि क्या बातें यहाँ पे लिखनी है ना। मेंस की दृष्टि से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसमें। तो जैसे ही शहरीकरण का बात आया, मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए आपको व्यवहारिक तरीके से समझाता हूँ, नॉर्मल है, हम लोग तुरंत इसको तो मतलब आप भी समझ गए होंगे। जैसे क्या होता है, कई जगह पे आप देखे होंगे कि धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो क्षेत्र सिकुड़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, वहां पे मट्टी पाट दे रहे हैं, गड्ढा है, बरसात में वो इसी तरीके का दलदल हो जाता है। एक वहां भी एक पारिस्थितिकी तंत्र बनती है, लेकिन वो धीरे धीरे कचरा कूड़ा फेंकते फेंकते उसको पूरा पाट दे रहे हैं जमीन को। तो वहां पे फिर धीरे धीरे उसको पाटते हुए उसको जमीन को बराबर कर दें, बराबर करने के बाद से फिर वहां घर बन जा रहा है। अब जितने सारे जो घर अभी बन रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं धीरे धीरे खेत खेत को पाट करके फिर खेत में वहां पे फिर घर बन जा रहे हैं। तो ऐसे जितना भी शहरीकरण के कारण से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो ये जो वेटलैंड्स हैं उनमें कमी आ रही है, तो उनमें एक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। कृषि का क्षेत्र आप देखेंगे, कृषि के लिए जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं जो इस तरीके का वेटलैंड्स जो होते हैं वो धीरे धीरे अगर सूखते जाते हैं तो वहां पे उसको मतलब एक तरीके से उसको बचाने के बजाय वहां क्या करते हैं, वहां पे कृषि कार्य करना शुरू कर देते हैं, उसका जुताई वगैरह करके फिर वहां कृषि कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो इसके कारण से भी वो एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे जलाशयों का, नहरों का, बांधों का निर्माण करते हैं, तो वो भी आर्द्र भूमि वहां से भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है ना। आर्द्र भूमियां कमी होती है। औद्योगिक प्रदूषण के प्रभाव से भी, अब आर्द्र भूमियां ये भी तो जीव है ना, ये भी पृथ्वी पे अभी आप देखते हैं कि जहाँ पे पॉल्यूशन एरिया में आप देखेंगे कि वहाँ का जो पेड़ पौधा है वो देखेंगे एकदम पत्ते काले काले सब सूख के झड़ जाते हैं। तो उनको पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है कि उनका जो पेड़ पौधे, जो पत्ते में जो छिद्र होता है, ऑक्सीजन हम लोग ले ही नहीं पा रहे हैं, उस तरीके से श्वास नहीं ले पा रहे हैं मतलब। तो वो ऐसा स्थिति में क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है।
है ना। औद्योगिक प्रदूषण, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें तो नेगेटिव इफेक्ट करती हैं। जलवायु परिवर्तन भी एक अभी प्रभाव पड़ रहा है, जैसे अभी देखें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा था, तो उस तरीके से भी वेटलैंड्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं, बाकी आप इसमें सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी कुछ कुछ खास बातें हैं जो कि हम लोग इसको छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, पढ़ चुके हैं पहले। ये देखते हैं हम लोग, अब हम लोग का यहाँ पे जितने भी कन्वेंशंस वगैरह जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि और क्या क्या इसके संरक्षण में क्या क्या और उपाय किए गए हैं। तो सबसे पहले है रामसर कन्वेंशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, हर एक जगह पे इसके लिए, मतलब वेटलैंड्स अगर आया तो कहीं पे भी आपको रामसर कन्वेंशन याद आना चाहिए। ठीक है, ये कन्वेंशन अभी मैं आपको बताया था वहाँ की 2 फरवरी 1975 ही था क्या, 71 है, ठीक है, 1971 है। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा एक बार क्लियर कर लेंगे आप लोग। देखिए आगे देखते हैं इसमें। कन्वेंशन के बारे में एक बार मैं ही कंफर्म कर लेता हूँ थोड़ा सा। मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये 1 होगा, ठीक है, 1971 में ये हुआ था। तो अब कंफ्यूजन क्या है नहीं रहेगा, बाद में पता नहीं आप लोग इसको देखेंगे कि नहीं, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इतना मेहनत करने के बाद से, अगर छोटा सा कम ही निकल जाए तो। चलिए आगे देखते हैं। तो ये रामसर कन्वेंशन जो है ये आपको 2 फरवरी 1971 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद से आगे देखिए यहाँ पे कन्वेंशन का मिशन क्या था, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते हुए स्थानिक और राष्ट्रीय कार्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व में सभी आर्द्र भूमियों का संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना। ठीक है, देखिए जो रामसर कन्वेंशन है इसी के अंतर्गत ये भी है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब क्या है, एक इसका खाता है, रजिस्टर है, एकदम साधारण भाषा में समझिए उसको। जैसे ये रामसर कन्वेंशन है ना, उसका ये रजिस्टर है। रजिस्टर में जो जो ऐसे वेटलैंड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र में, अब पर्यावरण मतलब एक तरीके से उनको मतलब इफेक्ट पड़ रहा है उनको, कहीं ना कहीं हरास की स्थिति में है, बहुत संकट की स्थिति में है, तो वो लोग का एक लिस्ट तैयार करता है, उनको लिखता है इसमें, फिर उसके बारे में जो भी उपाय किया जा सकता है उसका संरक्षण के लिए वो करता है। तो ये जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड का मतलब यही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसे रामसर सूची के हिस्से के रूप में रखा गया है, मतलब ये उसी के अंतर्गत है, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है ये अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में आर्द्र भूमि स्थलों का एक रजिस्टर है। यहाँ जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, लेकिन तकनीकी विकास, प्रदूषण, अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उनको ये रजिस्टर करता है उसमें। आगे देखते हैं हम लोग जो आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010। तो अब हमारे भारत के क्षेत्र में ये प्रयास किए गए थे, और देखिए अभी न्यूज में भी ये इसलिए था, सबसे मतलब हम लोग तो अभी बेसिक चीजें पढ़े थे, ठीक है, एग्जाम में वहां से प्रश्न आता है। दूसरा यहाँ पे अभी ये क्या हुआ कि ये अभी चर्चे में भी है, इसलिए ये आर्द्र भूमि नियम 2010 और 2017, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट अभी पूछी, मैं आपको बताया था, तो सरकार से पूछी, तो पहले जो था पूरा तरीके से सेंटर जो थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन यहाँ पे ज्यादा प्रभाव था, ठीक है, आर्द्र भूमियों की स्थितियों को देखना, मतलब एक तरीके से उसका पूरा संरक्षण का, ठीक है। लेकिन एक और नियम आया 2017 में, तो उसमें वो जो चेंजेस आया, यही चेंजेस आया कि केंद्र के जगह पे जो उसमें नियम बनाए उसको अब राज्यों को भी उसका दायित्व दे दिया गया है। तो इसके कारण से इन दोनों में अब क्या हो रहा है, पहले सेंटर थी, जवाब मांगे तुरंत मिल जाता था, लेकिन अब क्या है, अब राज्य भी उसमें, तो राज्यों को भी सारी चीजें रिपोर्ट्स पहले देंगे फिर वहां पहुंचेगा।
और दूसरी तरीके से विकेंद्रीकरण। दोनों में चेंजेस क्या है, परिवर्तन क्या है, मैं वही बता रहा हूँ कि वही चीज आपको समझना है, नहीं तो क्वेश्चन वहीं से बनेगा। ठीक है, नॉर्मल सीधा साधा तो प्रश्न बनेगा नहीं, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा था दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, आर्द्र भूमि की स्थिति में हो रही गिरावट को रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा 2010 में इसकी ये नियम को लाया गया, और यह नियम उन गतिविधियों को चिन्हित कर उन पर रोक लगाता है जो आर्द्र भूमियों के लिए हानिकारक हैं, जैसे कि औद्योगिकीकरण, कंस्ट्रक्शन गतिविधियां और अनौपचारिक सीवेज, ठोस कचरे को डंप करना, ये सारी चीजों को रोक लगाता है ये चिन्हित करके। उसके बाद से हार्वेस्टिंग, ड्रेसिंग जैसे गतिविधियों को संबंधित प्राधिकरणों से अनुमति लेकर के किया जा सकता है। आर्द्र भूमियों को अपवाह क्षेत्र, जल संग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करता है। भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की आधार पर इसको बनाया था, ये जो 2010 है, लेकिन 2017 में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017 को अधिसूचित किया। मतलब इसके अलावा अब क्या करेंगे, अब ये जो प्रभाव में नहीं रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं एक 2017 अब नियम बना, तो अब इसके स्थान पे अब वो ले लेगा। तो अब उसमें क्या बातें कही गई है, देखिए ये सब बातें हैं उसमें, लेकिन मेन बात क्या है, देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला तो विकेंद्रीकृत। अब ये जो नया नियम है इसमें एक विकेंद्रीकृत किया गया है। मतलब हम लोग अगर देखते हैं, दो चीज होता है, एक तो होता है केंद्रीकृत, एक तो होता है केंद्रीकृत। केंद्रीकृत का दोनों में डिफरेंस क्या है, केंद्रीकृत, केंद्र यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कोई भी चीज अगर जैसे कि हम लोग अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे, जैसे ये बहुत सारे इस तरीके के नियंत्रक हैं। ठीक है, तो इसको सबको नियंत्रण को समेट करके कोई एक नियंत्रक बन जाए तो ये क्या हो गया, केंद्रीकृत हो गया। अगर ये जो सेंटर है, ये जो केंद्रक है, वो क्या करे, और भी जितने लोग हैं सबको थोड़ा थोड़ा बांट दे, सब थोड़ा थोड़ा अपना अपने अधिकार और नियम का उपयोग करो, यूज करो, सबको कार्य दे दे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे, तो इसमें क्या किया गया, विकेंद्रीकरण, मतलब पहले एक आदमी देखता था, अब सब अपने अपने जगह का देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया विकेंद्रीकरण। देखिए, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण के द्वारा लिए गए निर्णय पर राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति निगरानी करेगी। चेंजेस क्या क्या हुआ, ऐसे ही प्रश्न बन सकता है। देखिए कि निम्नलिखित में से जो 2010 का नियम है उसके बाद बनाए गए 2017 के नियम में क्या चेंजेस थे। मैं अभी केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना, प्रश्न नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, एक तो विकेंद्रीकरण इसमें दिखता है, दूसरा राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण के द्वारा, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया, ये अगर निर्णय लेगा तो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति इसकी निगरानी करेगी। अब ये जो मैं आपको बताया विकेंद्रीकरण के अंतर्गत ये लोग का प्लानिंग क्या हुआ, से सेंटर सरकार की यहाँ पे मतलब वो लोग क्या सोचे हैं, अब उनका क्या प्लान है, सबको अब अपना अपना ये काम दे देंगे। ठीक है, सबको अपना अपना काम दे देंगे। काम किस तरीके से हो रहा है ये लोग यहाँ से बैठ करके देखेंगे, निगरानी करेंगे। ठीक है, तो सेंटर की राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति जो है वो इनकी देख रेख करेगी, देखेगी, और राज्य में भी एक समिति रहेगी जिसको यहाँ पे वो ये इसके बंदे किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको देखेगी। अब आगे देखिए, केंद्रीय आर्द्र भूमि नियामक प्राधिकरण का स्थान अब क्या लेगी, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति। ठीक है, तो अब इसके जगह पे क्या आ गया, CWRA के जगह पे NWC आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब आगे देखिए, 2017 के नियम में इतने व्यापक, मतलब ये इतने व्यापक नहीं है क्योंकि इसमें नदी के चैनल, मानव निर्मित जल निकाय, जलीय कृषि, नमक उत्पादन, सिंचाई के उद्देश्य इसमें शामिल नहीं। तो ये जो चीजें हैं ना, मैं कितना पॉइंट रखा हूँ, ये 3 पॉइंट ही तो है, क्योंकि चौथा पॉइंट तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। ये 3 पॉइंट ऐसा है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, समझाने के लिए कुछ नहीं है, और जितना समझाना था मैं आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग इसके बारे में देखें।
अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न यहाँ से कैसा बना था। एक प्रश्न देखते हैं, 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दे की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य या जो है वो उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। देखिए यहाँ पे हम लोग लंबा चौड़ा जो उसके महत्व के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी के तरीके से देखिए ये एकदम कॉन्सेप्ट, मतलब आप जब किसी चीज को कितना अलग तरीके से समझते हैं वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि जो वन है उष्णकटिबंधीय ये लोग हैं, ये लोग फेफड़े हैं, श्वसन कार्य में लोग मदद करते हैं। और जो गुर्दा है, तो आर्द्र भूमियां जो है वो यहाँ पे गुर्दे के रूप में काम कर रही हैं। तो गुर्दा क्या काम करता है, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो फिर इसको भी समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन फिर समझ में आएगा। आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह और मृदा अतः श्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। और यहाँ पे शैवालों से वह पोषण आधार बनता है जिस पर मत्स्य पुरुष कवची यानी कि क्रेस्टेसियाई, ठीक है, देख रहे हैं ये पुरुष कवची इस तरीके का हिंदी है। और फिर मृदु कवची। हाँ, मैं यहाँ पे इस प्रश्न के बारे में यही बताना चाहता कि आप देखिए यहाँ पे हिंदी किस लेवल का हिंदी है। तो कहीं कहीं पे आपको इंग्लिश जरूर देखना पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा बहुत हिंदी भी, अगर आपको हिंदी अच्छा रहेगा तो आप थोड़ा भाव फील होता है ना, आप कुछ भावनाओं से भी आप समझ सकते हैं वाला, उस तरीके की बात यहाँ पे होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा समझ जाते हैं। अंतःश्रवण, अगर इतना इतना तो आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो इतना इतना जानेंगे ना। अब इतने सारे इसमें से ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिनको आप इंग्लिश में भी आपको कठिन हो जाएगा करना, उसको समझना। तो जितना ज्यादा आवश्यकता हो उतना इंग्लिश रखिए, लेकिन हिंदी को पूरा रखिए। ठीक है, ताकि आपका लिखने वगैरह का हर चीज का एक प्रैक्टिस हो, अच्छे से हिंदी लिख सकें, अच्छे से आप हिंदी समझ भी सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बताई जा रही है कि शैवालों से वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य पुरुष कवची, मृदु कवची यानी कि मोलस्क, वृक्ष सरीसृप स्तनधारी या फलते फूलते हैं। फिर आर्द्र भूमियां अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे, अगर आप लोग देखें यहाँ पे पहले अगर एनालिसिस किए इस प्रश्न को तो ठीक है, नहीं तो अगर आप एक बार विचार करके देखिए कि इसमें से क्या है, क्या हो सकता है इसका सही आंसर। और एक चीज और है, देखिए इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं ना, सर्वोत्तम रूप, ये चारों सही ऑप्शन है, चारों सही है इस क्षेत्र में, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार चारों में से केवल एक ही सही है। ठीक है, ये सब सही सही बातें कर रही हैं, इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अनुसार से जो गुर्दे का काम करता है तो उसका क्या हो सकता है इसमें ऑप्शन। चलिए ठीक है, ज्यादा समय इसमें नहीं देंगे, आप अपने हिसाब से सोच लेंगे। और देखिए इस तरीके से प्रश्न बनता है, तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके उसके अलग अलग तरीके से डायमेंशन से सोच करके, उसके व्यवहारिक तरीके से भी सोच करके बेसिक को पहले क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये जिस तरीके से गुर्दा हमारा किस तरीके का काम करता है, हम लोग अगर एक वर्ड में बोले तो एक तरीके से फिल्टरेशन का काम करता है। ठीक है, और उसको करके हम लोग हमारे शरीर का भी संतुलन को बना करके रखता है। यहाँ पे सी जो है वो सही आंसर है। ये आर्द्र भूमियां जो है वो अवसाद संतुलन, जितने भी अवसाद, जो भी चीजें मैं आपको बताया था ना, वो जो पेड़ हम लोग देख रहे थे, पेड़ के ऐसे नीचे नीचे जितने भी अवसाद जो होते हैं उन सब को क्या करती है, रोक देती है। और यहाँ से धीरे धीरे पानी फिर निकलता है, और वो पानी क्या है, शुद्ध रहता है। सब में से पानी क्या है, निकलता है, तो फिल्टर होकर के निकलता है। दूसरा चीज क्या हुआ, अगर ये ऐसे हर जगह पे रुकावट के रूप में है, तो यहाँ पे पानी अगर तेज आएगी तो तेज आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, उसको धीमा होना ही पड़ेगा, यहाँ से टकराएगी, उसके बाद जब निकलेगी तो धीरे धीरे निकलेगी, रुकावट बनेगा। तो रुकने के बाद से क्या होगा, मृदा स्थिरीकरण रहेगा। मतलब यहाँ के बाद से, इस क्षेत्र के बाद से क्या होता है कि वो जब उसका पानी अवसाद के कारण से और इन सभी रुकावटों से वो उसका पानी का जो स्तर है, जो
फ्लो में बह रही थी वो थोड़ा धीरे बहेगी तो क्या होगा, मिट्टी जो है, मिट्टी यहाँ से नहीं उखड़ेगा, है ना। जब आराम से पानी बहता है तो कोई भी चीज आप देखे होंगे ना, कहीं पे देखिएगा आप, जब नदी कहीं जाते हैं तो एकदम किनारे किनारे क्षेत्र में देखेंगे आराम से एकदम ऐसे पानी बहते रहता है और आपको पत्थर, यहाँ पे पत्थर बालू सब एकदम क्लियर दिखते हैं। क्यों? स्लो मोशन में पानी बह रहा है और छन क्या रहा है, एकदम क्लियर, इसलिए, है ना। तो वही चीजें यहाँ पे कही जा रही है। तो इस तरीके से प्रश्न का प्रवृत्ति है, यहाँ प्रश्न ऐड करने का मतलब मेरा यही था। चलिए आगे अब देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्लोबल साउथ। ठीक है, देखिए ग्लोबल साउथ एक कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग को उस हिसाब से थोड़ा सा समझना है इसको, ये जरूरी है मेंस के दृष्टि से। तो एक कॉन्सेप्ट देखेंगे और कई बार प्री में यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बनता है कि न्यूज में चर्चित ग्लोबल साउथ नामक क्या संदर्भ में, तो इसके संदर्भ में क्या बातें सही है। जैसे अभी हम लोग इससे पहले जो प्रश्न देखे तो कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनता है, तो हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे और मेंस की दृष्टि से हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में और क्या क्या खास बातें। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक इसको व्यवहारिक तरीके से मैप में समझाता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग इस तरीके से मैप को अगर इस तरीके से हम लोग बांटे बीच से, तो ये दक्षिणी क्षेत्र हो गए, उत्तरी क्षेत्र हो गए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैप में नहीं जाएंगे। ठीक है, शायद मैं गलत बांट दिया हूँ क्या कुछ, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बांटे हम लोग, ये बांटने का मतलब ग्लोबल और दक्षिण, ग्लोबल साउथ या ग्लोबल नॉर्थ, ये दो वर्ड इसमें आते हैं। तो ये वर्ड जो है ये इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये है अमीरी और गरीबी से, मतलब विकसित और अविकसित से, यहाँ पे मेन संदर्भ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि दो भाग, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, कोई संगठन वगैरह नहीं है, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। तो ये दो एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट कैसे है कि जो जो देश ऐसे वर्ल्ड में पूरे, ये पूरे वर्ल्ड में जो देश अमीर है, रईस है बहुत ज्यादा, वो देश को हम लोग यहाँ पे ग्लोबल नॉर्थ बोलेंगे। लेकिन जो देश अभी बिल्कुल भी एकदम पिछड़ा हुआ है या विकासशील की स्थिति में है, उसको यहाँ पे ये लोग एक कॉन्सेप्ट के अनुसार से ग्लोबल साउथ कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये माने कि ऐसा ही नाम क्यों दिया गया, जब यहाँ पे लोकेशन से कोई मायने नहीं रखता है, तो लोकेशन से मायने रखता है। अगर आप नीचे वाला क्षेत्र को देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे जो बांटेंगे इस तरीके से, क्या है यहाँ थोड़ा ज्यादा क्लियर दिख रहा है, ये है ग्लोबल साउथ। अगर यहाँ पे दूसरा वाले मैप को आप देखते हैं तो ये जो आप देखेंगे, ये जो रेड दिख रहा है, ये जो जितना रेड का जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये भी और एक ये रेड, ये सभी ग्लोबल नॉर्थ के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं। और उनको छोड़ देने के बाद से जितना ये हरा दिख रहा है, ये हरा जो देश दिख रहा है, ये सब ये पूरे ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आते हैं। मतलब इस कॉन्सेप्ट के अनुसार से ये मतलब इसका भाव ये है कि ये जो जितने हरे दिख रहे हैं, जो इतने देश, वो गरीब देश है, मतलब इनसे कम है थोड़ा सा, है ना, तो इनसे कम है, ये लोग बहुत ज्यादा हैं। तो ये कॉन्सेप्ट के अनुसार से बातें की जा रही हैं। अब मैं इसको पढ़ूंगा तो थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए आप अगर इस हिसाब से मैप में देख करके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से देश हैं। खास करके आप एक चीज को ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पे आप देखें तो कनाडा है, अमेरिका है, ये पूरा यूरोपीय क्षेत्र है ना, यूरोपीय क्षेत्र है, ये रूस का क्षेत्र है और ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि बस इतना ध्यान में रखिए, कनाडा, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस और ऑस्ट्रेलिया, इतने को छोड़ करके बाकी सब लगभग क्या है, ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आते हैं। ये ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आते हैं। पता है हम लोग को, ये नॉर्थ ऊपरी क्षेत्र नॉर्थ है, नीचे वाला क्षेत्र इक्वेटर के ऊपरी क्षेत्र नॉर्थ, मतलब उत्तर, और इक्वेटर भूमध्य सागर से निचला क्षेत्र जो है वो दक्षिण। ठीक है, अब क्लियर है हिंदी में भी कहीं कहीं पे इंग्लिश, अब इंग्लिश हो गया इस तरीके से यूज करते करते कि हो ही जाता है। पढ़ने में भी हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा कठिन होता ही है कहीं कहीं पे, तो हम लोग उसको ज्यादा, जैसे इक्वेटर ज्यादा वो लगता है आसान, भूमध्य सागर लेकिन ना याद रखने में अच्छा लगता है ना। चलिए
आप देखते हैं आगे, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ग्लोबल साउथ शब्द की शुरुआत मोटे तौर पर उन देशों को संदर्भित करने से हुआ है जो औद्योगिकीकरण के युग में युग से बाहर रहे, ठीक है, बाहर रह के गए थे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया होगा। शीत युद्ध के कारण से पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के साथ एक उनकी विचारधारा का टकराव था। अब वर्ल्ड वॉर से भी आप देखते हैं, वर्ल्ड वॉर हो चाहे शीत युद्ध हो, जितने भी युद्ध हैं उनके हिसाब से भी आप देखते हैं तो भी आपको दिखेगा कि इस शीत युद्ध के हिसाब से मतलब क्या हुआ कि जितने भी जब विश्व युद्ध हुआ तो उसमें जो कमजोर थे, जो जो ये मतलब एक ऐसा समय था कि उस समय से कोई भी देश अगर विकसित है तो पिछड़ सकता है, पिछड़ा देश विकसित हो सकता है। जैसे एक यहाँ पे जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हो सकता है उसमें से एक तो कमजोर होगा, एक कमजोर हो जाएगा, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो इस हिसाब से भी क्या होगा, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट यहाँ से चलने लगा, ठीक है, कि कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, तो उन सभी चीजों से यहाँ से भी ये कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद से देखिए इसमें वे देश शामिल हैं जो अधिकतर एशिया, अफ्रीका और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में है। छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो समझाया उसको समझिए आप। उसके बाद से इसके अलावा ग्लोबल नॉर्थ को अनिवार्य रूप से अमीर और गरीब देशों के बीच आर्थिक विभाजन के द्वारा परिभाषित किया गया है। मैं आपको जो जितना जो बताया ऐसा लग रहा है कि यही ज्यादा सफिशिएंट है ना, कॉन्सेप्ट के लिए। तो वही चीजें यहाँ पे भी बताई जा रही हैं कि आप जो देश यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, उन्हीं देशों को आपको मतलब कॉन्सेप्ट जो है यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद से इन दोनों में आर्थिक रूप से विभाजन जो होता है वो विभाजन है। उसके बाद से आप देखिए कि ग्लोबल नॉर्थ के मैं जो आपको बताया अभी वही देशों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लोबल नॉर्थ का तात्पर्य मोटे तौर पर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश हैं। न्यूजीलैंड भी है इसमें। तो इतने देश इस तरीके से हम लोग देखेंगे। आपको मैं ये 4-5 जो देश बताया बस उतना ही को कॉन्सेप्ट रखिए, क्लियर है उतना, ठीक है। और इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट केवल मैटर करता है। तो कॉन्सेप्ट में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या है, उनका विकसित और अविकसित देशों के बीच का ये अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि ग्लोबल साउथ क्या है। मेन हम लोग तो ग्लोबल साउथ पढ़ना था। क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम लोग ग्लोबल साउथ हम लोग दोनों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट दो है, एक ग्लोबल नॉर्थ है, एक ग्लोबल साउथ है। हम लोग कहाँ पे, हम लोग ग्लोबल साउथ के अंतर्गत हैं। तो इसलिए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं, हम लोग उसको देखेंगे ना। हम लोग तो इसके बारे में क्यों देखेंगे, वो अलग है, हमारे को अपना ही कमी क्या, कारण क्या है, ये सारी चीजें देखनी है। तो हम लोग बेसिक तौर पर ग्लोबल साउथ देखेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ को अगर मैं बोलूं तो इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे, तो नॉर्मल तरीके से आप बोल सकते हैं कि जितने भी ग्लोबल नॉर्थ का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जितना मैं देश बताया, कनाडा, अमेरिका, यूरोपीय जो क्षेत्र है यूरोपीय, ठीक है, उसके बाद से रूस और फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सब इस तरीके से आप ले सकते हैं। न्यूजीलैंड और ये ब्रिटेन इस तरीके से बोल सकते हैं। बाकी तो पूरा यूरोपीय क्षेत्र ही है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे रेड का स्थिति है ना, पूरा यूरोप को भी आप बोल सकते हैं। उन सभी को छोड़ करके, यानी कि वे विकसित देशों को छोड़ करके जितने भी जो क्षेत्र जो राष्ट्र यहाँ पे बसते हैं, जो देश बसते हैं, वे सभी ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ग्लोबल साउथ के अगर हम लोग ये भी देखते हैं इस हिसाब से भी संदर्भ में, अगर हम लोग पृथ्वी के मतलब अगर आधे भागों में भी अगर इसको बांट करके देखें हम लोग यहाँ पे, उसका जो भूमध्य रेखा की ओर से देखें तो भी हम लोग को दिखता है कि जो नॉर्थ, जो ग्लोबल साउथ है और रियल में देश भी बहुत ज्यादा साउथ क्षेत्र के हैं। ये पूरा ग्लोबल साउथ का ही क्षेत्र है, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। ग्लोबल साउथ अपनी बड़ी आबादी, समृद्धि, संस्कृतियों और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के कारण महत्वपूर्ण है। जो ग्लोबल साउथ है इसके बारे में बताया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं ग्लोबल साउथ में, लेकिन फिर भी हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या कारण है कि
साउथ वाले गरीब हैं इतना और नॉर्थ वाले अमीर हैं, यही पढ़ना है हम लोगों को। और खास करके साउथ का कारण को पढ़ना है, समझना है। गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए ग्लोबल साउथ को समझना महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कैसे महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लोग अगर देखें कि जो साउथ का जो हम लोग बोल रहे हैं ग्लोबल साउथ, उसका क्या स्थिति है, क्यों है, मुद्दे क्या हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बुनियादी ढांचे की कमी, ग्लोबल साउथ के कई देशों में सड़क जैसे बंदरगाह, बिजली जैसी बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है हमारा कहीं ना कहीं, ये यहाँ पे यही बोला जा रहा है। तो बुनियादी ढांचे की कमी, जिससे विदेशी निवेश को आकर्षित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग का जो क्षेत्र है, इसमें ये चीज एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है ये हमारे लिए, कि क्या है, जितने भी साउथ के जो देश देख रहे हैं, आप भी देखेंगे, ये पूरा अफ्रीका का भी आप क्षेत्र देखते हैं, कितना मतलब इस तरीके से गरीबी का स्थिति है। बाकी आप इधर जितना भी देखें, वही आप उत्तर की ओर इधर जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यूरोप वाले तो इतना ज्यादा हाई फाई थे, इस तरीके थे कि ये लोग इधर शासन करके चले गए, है ना। रूस को आप देख रहे हैं, इधर अमेरिका कनाडा को देख रहे हैं, तो ये लोग का अलग लेवल था, है ना। तो जितना गरीबी दिखेगा आपको नीचे साइड में दिखेगा, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में दिखेगा। तो वही सारी चीजें बताई जा रही है। अब गरीबी है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही से नहीं रहेगा। मतलब गरीब का मतलब उसमें जितना जो चीज आपको दिखता है, संभावना सब डाल देना आप। जैसे पॉपुलेशन अधिक है, बिल्कुल है यहाँ पे, शिक्षा में कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, उसके अलावा और क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं, शिक्षा में कमी, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में कमी, और राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमान, बहुत सारी चीज। देखिए अब आगे हम लोग जैसे आर्थिक असमानता देख रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति में भी असमानता हम लोग को दिखती ही है, लगातार हम लोग को वो चीज देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से कोई भी देश यहाँ पे आर्थिक रूप से उस तरीके से मजबूत नहीं है, और ना ही मतलब एक तरीके से इन दोनों में इन सब में एकजुटता है। जैसे राजनीतिक अस्थिरता, तो राजनीतिक अस्थिरता भी है। आप देखे होंगे कि जब आप द्वितीय युद्ध में देखेंगे कि किस तरीके से, एक तरीके से हम लोग गुट निरपेक्षता का भी नीति यहाँ पे अपनाए थे, ठीक है। और आप देखेंगे कि कुछ जितने देश है, कुछ लोग सब अपना अपना ऐसे गुट बना करके युद्ध कर रहे हैं, तो वो चीज हमारे इस स्थिति में नहीं दिखा। तो इसके कारण से भी राजनीतिक अस्थिरता हमारे अपने देश के अंदर खुद देख रहे हैं कि राजनीतिक अस्थिरता है। तो इसके कारण से भी कहीं ना कहीं विकास का जो है, हम लोग ये जो हम लोग जो बटे हुए हैं अभी, है ना, नॉर्थ, ये जो ग्लोबल नॉर्थ है और ग्लोबल साउथ में इतना डिफरेंस क्यों है, वो यही सब के कारण से। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन में आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे पहला कंडीशन में क्या होता है कि अब ग्लोबल, अगर मान के चलो ग्लोबल किसी भी तरीके से इशू होता है, मतलब कोई भी ऐसे जलवायु परिवर्तन में कोई भी ऐसी आपदाएं आती हैं, ठीक है, आपदाएं आएंगी, तो वो तो ये नहीं बोलेंगे यहाँ पे प्रकृति को तो कोई मतलब नहीं है, वो तो ये सब चीजें नहीं जान रही है कि आप गरीब हैं तो इधर उसको प्रभाव नहीं डालना है, वो दोनों तरफ डालेगी, ठीक है, आपको दोनों तरफ डालेगी, प्रभाव दोनों तरफ पड़ेगा, प्राकृतिक आपदा का प्रभाव। ये जो देश हैं ये लोग अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन ये देश क्या होंगे, और खराब हालत हो जाएगा, इनका स्थिति और खराब हो जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, पहला प्रभाव ये। दूसरा प्रभाव क्या होता है कि अगर जलवायु परिवर्तन आप देखेंगे कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है उसमें इतना, मान के चलिए एक कॉन्सेप्ट से आप देखें कि ये जो उत्तरी क्षेत्र के जो देश हैं, ये जो उत्तरी क्षेत्र जो हम लोग देख रहे थे, जिसको हम लोग ग्लोबल नॉर्थ बोल रहे हैं, ये वाला क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में, ये सब क्या है, पूरे तरीके से अच्छे से विकसित हो गए हैं, लगातार इनका उद्योग हर चीज चल रहा है। हम लोग उस तरीके से अभी विकसित नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि विकसित जो देश हैं इनका कहीं ना कहीं ग्लोबल जो मतलब जलवायु परिवर्तन में, यानी कि कहीं ना कहीं प्रदूषण, ये सारी चीजों में ये लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों, हर चीजों को यूज कर रहे हैं ना, तो ये लोग उस तरीके से प्रदूषित करके निकल गए लोग, है ना। और प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव दोनों तरफ पड़ेगा, मतलब पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व को पड़ रहा है। लेकिन ये लोग क्या किए, उसको यूज करके निकल गए। अब ये लोग यूज करते हुए आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन लोगों ने जो पॉल्यूशन फैलाया उसको
सबको झेलना पड़ रहा है, साउथ वालों को भी झेलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं इशू है एक। ठीक है, अगर ये लोग कहते हैं कि आप जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ काम करो, है ना, यानी कि जलवायु को बेहतर करने के लिए काम करो, तो साउथ वाले के लिए एक और परेशानी है कि उसको कम कैसे करें, मतलब उसको कम करने के लिए जो उपाय करना है उसमें भी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। बहुत सारी चीजें ऐसी जरूरत है जिनके कारण से आप जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा उसके लिए मतलब कहीं ना कहीं उसके जो प्रभाव को रोकने के लिए कमी करें, ये लोग तो कर लेंगे, फिर आप उसमें खर्च करेंगे। तो ये सब एक मुद्दा है जिसके कारण से इतना ज्यादा विभाजन हो रहा है। और साउथ का मेन मुद्दा जो है हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वही सारी चीजें हैं। ठीक है, हो गया ये। आगे और देखेंगे चुनौतियां क्या क्या है, वही है मैं आपको जो बताया ना, कारण चुनौतियां वही सारी चीजें होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, याद आ गया, अगर मेंस में आप जब एग्जाम लिखते हैं तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, मैं आपको अभी पढ़ाया कि उपाय क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी चलाया गया उपाय है, जो जो नीति से काम किया गया है, तो अगर इस तरीके से उपाय पूछा जाए तो हम लोग उसी को उपाय लिख सकते हैं ना। वही सारी चीजें जितना भी किया गया है वो लोग भी वही बताएंगे, हम लोग भी वही बताएंगे। यहाँ पे उपाय भी काम आता है, और वही चीज फिर यहाँ पे क्या काम आता है, जैसे पूछा जाए कि इसके लिए कोई सुझाव दीजिए, सुझाव में भी आप उसको लिख सकते हैं। उपाय तो हुआ है, वो उपाय तो आप बता रहे हैं, वो भी वही चीज है, सुझाव भी वही चीज है, तो उसमें भी आप उसी आंसर को, उसी चीजों को लिख सकते हैं। तो यही छोटा सा चीज, क्योंकि क्या है अलग अलग थोड़ा लगता है उस समय, तो दिमाग में आ गया इसलिए मैं आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे इसलिए भी बताया मैं, क्योंकि देखिए जैसे कारण वहां मैं आपको बताया, अगर किसी चीज का किसी काम के लिए आपको, जैसे यहाँ पे ये गरीबी कारण है, तो गरीबी चुनौती भी तो है ना। तो फिर हम लोग उसको अलग तरीके से, जिस तरीके से देख रहे हैं, अलग कुछ कुछ चीजें पॉइंट और अलग हम लोग उसमें करेंगे बिल्कुल भी, लेकिन हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि जो कारण है वो चुनौती भी तो वही है ना। तो इसलिए हम लोग उस तरीके से सोच सकते हैं, उसी चीज को हम लोग फिर से यहाँ पे भी अलग तरीके से बता सकते हैं। मैं ये आपको बोलना चाह रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे चुनौतियां देखते हैं, शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्षता जो मैं आपको बताया, उसके बाद से हरित ऊर्जा कोष जारी करना। देखिए एक ये हरित ऊर्जा कोष जो है ना, ये एक थोड़ा सा अभी न्यूज में था, मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट के अंतर्गत था ये। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको बताया कि ये जो क्षेत्र है ये दक्षिणी क्षेत्र है, ये उत्तरी क्षेत्र है। ठीक है, तो उत्तरी क्षेत्र में क्या किए, ये अच्छे खासे डेवलप हो गए, हर चीजों में आगे बढ़ गए, ये अभी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन लोगों के पास ये दिमाग आया कि भाई अब पर्यावरण को तो नुकसान हो रहा है, जलवायु परिवर्तन इतना ज्यादा हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए हम लोग को। तो ये लोग क्या किए, बड़ा सा एक डब्बा बना दिए। ठीक है, ये लोग बोले पूरे वर्ल्ड के लोग अब इसमें क्या करेंगे, पैसा जमा करेंगे, किस लिए, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। तो क्या ये दोनों जो देश हैं जिनमें बटे हुए हैं, उन दोनों के समान होगा क्या, दोनों के लिए समान होगा क्या, नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपको बताया कि जितने भी ये लोग अलग अलग से वो लेकर के आते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो संगठन सम्मेलन है उनका टारगेट है, इतना इतना टारगेट है, तो ये लोग तो पूरा कर लेंगे और इधर के देश तो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं चुनौतियों के रूप में ये भी देखा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको बात, है ना। अब देखिए चीन का हस्तक्षेप, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये तो बहुत बड़ा एक हस्तक्षेप ही है। आज का ही जो हम लोग मैप में जो देखे, जो चीन है, वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रशांत महासागर का दक्षिणी क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि लगातार उसका और प्रभाव बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके से चीन भी कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र में ये मतलब चुनौती के रूप में हम लोग को देख रहे हैं। क्योंकि जब वो सोलेमन द्वीप में, अब जैसे सोलेमन द्वीप, अगर मैप तो यहीं पे है, हम लोग यहाँ पे देखिए ये पापुआ न्यू गिनी हम लोग जो बोल रहे थे वो है, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, यहीं पे है सोलेमन द्वीप। आप देख रहे हैं कि ये चाइना है। तो ये अपना ये चारों तरफ से तो ये इनिशिएटिव चला ही रहा है, प्लस और भी यहाँ पे जितने देश हैं ये जो चीन सागर का जो क्षेत्र है उस पे भी ये लगातार दबाव बना के रख रहा है। अब ये वाले क्षेत्र पे भी आ गया,
तो कहीं ना कहीं वो अपना बहुत ज्यादा दबदबा धीरे धीरे बनाना शुरू कर रहा है, इधर का प्रभाव धीरे धीरे उसका बढ़ रहा है। तो ये भी एक चुनौती है बाकी देशों के लिए। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिण में उत्तर का हस्तक्षेप। ये लोग भी लगातार किसी ना किसी चीज के लिए हस्तक्षेप करते ही हैं। चाहे क्लाइमेट से रिलेटेड चीजों को देख लो, चाहे किसी और कार्य के लिए देख लो, हस्तक्षेप हम लोग घुमा फिरा करके सब वही बातें हैं जो हम लोग एक बार में जिस चीज को हम लोग अभी समझे वही सारी चीजें हैं। अब आप देखेंगे किसी भी ऐसे सम्मेलन में भी दक्षिणी क्षेत्र में हस्तक्षेप उनका होता ही है ना। अब कोई कमजोर है, विकासशील विकसित है, तो वो लोग भी उसका हेल्प मदद करते हैं, इस तरीके से भी हस्तक्षेप होता ही है ना। तो ये सब चीजों के कारण से भी यहाँ पे चुनौतियां इन सब ग्लोबल साउथ के अंतर्गत है। सबसे मेन चीज यहाँ पे जो उद्देश्य था वो क्लियर हुआ कि आपको ग्लोबल साउथ क्या है और ग्लोबल नॉर्थ क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो बस बाकी सारी चीजें आप धीरे धीरे जितना मैं आपको बताया वो सब आप लिख लेंगे, है ना। चलिए अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद ये लास्ट है, G20 संस्कृति समूह। इनका बैठक अभी हुआ था, है ना, अलग अलग जगह पर हुआ, हमारे देश के अंतर्गत ही, अंदर में ही। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि G20 जो है संस्कृति समूह ये क्या है। तो देखिए G20 संस्कृति समूह जो है वो यहाँ पे G20 मतलब ढांचे के अंतर्गत ही है ये, और एक मंच है जो कि सांस्कृतिक सहयोग और आदान प्रदान पर केंद्रित है। मतलब ये संस्कृति को ही मेन फोकस करके उसका बढ़ावा देने के हिसाब से ही ये बनाया गया है अलग से, और यह सांस्कृतिक क्षेत्र में संवाद सहयोग को बढ़ावा देने के लिए G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप समझते हैं और आगे जहां जहां बैठक हुआ समझते हैं उसको। देखिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग G20 सांस्कृतिक समूह के अंतर्गत जो पहला बैठक हुआ था ये 22 से 25 फरवरी 2023 को। तो इसमें एक खास बातें हुई थी कि ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुआ था। पहला पॉइंट याद रखेंगे इसको। और यहाँ पे क्या हुआ, खजुराहो में हुआ है तो खजुराहो का मंदिर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी के बारे में वहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई। तो हम लोग को क्या समझना है खजुराहो के बारे में, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज याद रखना है कि पहली जो G20 संस्कृति समूह कहाँ हुई, खजुराहो में, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। ठीक है, चलिए देखते हैं खजुराहो के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। खजुराहो स्मारक जो है समूह ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, पहला चीज। जिसका निर्माण कब हुआ, 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। और ये कौन बनवाया, तो चंदेल राजवंश। ठीक है, हम लोग अभी पढ़े थे मध्य प्रदेश के बारे में, आपको याद होगा तो। उसके बाद से देखिए आगे, ये स्मारक नागर शैली की वास्तुकला में बनाए गए हैं और जटिल और विस्तृत मूर्तियों से अलंकृत है। यहाँ पे क्या याद रखना है हमारे को रखना है नागर शैली। तो ये नागर शैली, इसका वास्तुकला जो है वो नागर शैली से संबंधित है। स्मारकों में हिंदू और जैन ये दो मंदिर इसमें शामिल है मेन। उसके बाद से ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 12वीं शताब्दी ईस्वी में खजुराहो में यहाँ पे 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले मंदिर स्थल में 85 मंदिर थे। तो ये कुछ खास बातें थी इसमें। देखिए दूसरा जो यहाँ पे सम्मेलन हुआ वो हुआ आपका ये भुवनेश्वर में हुआ, उड़ीसा में, 14 मई को। तो इसमें कुछ उतना खास नहीं था, बस उद्देश्य वही रहेगा कि सांस्कृतिक मुद्दों, विरासत संरक्षण और संरचनात्मक उद्योगों और सांस्कृतिक कूटनीति पर G20 सदस्य देशों के बीच चर्चा और सहयोग को सुविधाजनक बनाना। उसके बाद से यहाँ पे द्वितीय G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक में ये है सस्टेन द क्राफ्ट इंडियम, ये संस्कृति का प्रदर्शनी हुआ। तो नॉर्मली आप अगर याद रखना चाहें तो इसके बाद से जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तीसरी बार यहाँ पे सांस्कृतिक कार्य जो हुआ ये अभी 9 से 12 जुलाई तक का, आज तक का, ये कर्नाटक के हम्पी में। ठीक है, यानी कि हो रहा है बोले या तो समापन में है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हुआ और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक ये लंबानी शिल्प है, इसकी प्रदर्शनी हुई थी। आप ये चित्र में देख रहे होंगे, ये लंबानी शिल्प है। ठीक है, मतलब कपड़े के द्वारा ये सब चीजें बनाई गई हैं। तो इसका बहुत बड़ा सा वहां पे एक
प्रदर्शनी हुआ। चलिए आगे हम लोग पढ़ के समझते हैं। लंबानी कढ़ाई कपड़ा अंकलन का एक जटिल रूप है जो रंगीन रंगीन धागों, दर्पण कार्य और सिलाई पैटर्न की विशेषता है, जो कर्नाटक के कई गांवों जैसे कि संदूर, कादीरामपुर, सीताराम टांडा, बीजापुर और कमलापुर में प्रचलित है। ये सारे क्षेत्र में लंबानी शिल्प परंपरा में एक सुंदर कपड़ा बनाने के लिए फेंके गए कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ मिलाना या मतलब मिला करके उसको सिलना शामिल है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे आप एक तरीके से ये बोलें कि इसका भाव को क्या समझ रहे हैं कि एक वेस्टेज कपड़ा से बनाया गया ये मतलब लंबानी जो शिल्प है वो वेस्टेज कपड़े से बनाया गया है और काफी अच्छा दिखेगा आपको, और मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, और आगे देखिए, पैच वर्क का टिकाऊ अभ्यास भारत और दुनिया भर में कई कपड़ा परंपराओं में देखा जाता है। लंबानी की कढ़ाई परंपराएं तकनीक और सौंदर्य शास्त्र के संदर्भ में पूर्वी यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया के कपड़ा परंपराओं के साथ साझा की जाती है। देखिए, ये जो लंबानी शिल्प बोला जा रहा है ना, ये लंबानी एक अलग से समुदाय भी है। ठीक है, उसी का ये शिल्प है, उसी के द्वारा बनाया गया शिल्प है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीजें बताई जा रही है पारंपरिक रूप से। तो हम लोग अब शिल्प सॉरी ये जो लंबानी जो है, लंबानी समुदाय जो है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि लंबानी समुदाय। देखिए ये जो कपड़ा है, इस कपड़े में देखेंगे, ये देख रहे हैं मतलब इसको कितना मेहनत से बनाया हुआ है, काफी मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे ये फोटो दिख रहा था, तो मैं ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लगाया हूँ। तो लंबानी समुदाय के तहत इस तरीके से वो लोग कपड़ा उनका रहता है। देख रहे हैं ये सब कांच वगैरह बहुत सारी चीजें, सजावटी चीजें लगी हुई हैं इसमें। इनको मतलब सजने का भी बहुत ज्यादा इस तरीके से इनका परंपरा में रहता है। प्लस इनका कपड़ा देखिए आप, पूरा ये कपड़ा लगातार हर जगह पे आपको डिजाइन दिखेगा, अलग अलग तरीके से डिजाइन दिखेंगे। तो वो लंबानी समुदाय के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं आगे। लंबानी एक खानाबदोश जनजाति है और माना जाता है कि यह अफगानिस्तान के गौर प्रांत से राजस्थान में यहाँ पे ये लोग आए थे। तो ये समुदाय वगैरह के बारे में प्रश्न बनता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। उन्होंने लंबी दूरी तय की और अंततः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और आंध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बस गए और खेती, मवेशी पालन और मुर्गी पालन सहित विभिन्न गतिविधियां शुरू की। परंपरागत रूप से लंबानी नामक सहित विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं के व्यापारी थे। ये लोग ये सब व्यापारी थे जिन्हें बैलों की पीठ पर लंबी दूरी तक ले जाया जाता था। मतलब एक तरीके से ये लोग आप देखे होंगे कई लोग ऐसा इस तरीके से करते हैं कि बहुत सारे ऐसा सामान ले लेंगे, और ये पुराने जमाने के तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैल में उसको ले करके जाना है, और जहां जहां देखेंगे कहीं कहीं पे मार्केट लग रहा है वहां पे जा करके वो लोग वहां सेल करेंगे, अपने जितना भी उनका प्रोडक्ट है, सामान है, उसको सेल करेंगे, बेचेंगे उसको। उसके बाद से फिर दूसरे जगह चले जाएंगे, फिर वहां रहेंगे, तो फिर वहां पे बाजार में वहां पे बेचेंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। तो इस तरीके से वो लोग रहते हैं। ठीक है, लंबानी या लमानी शब्द जो है वो संस्कृत के लवण यानी कि नमक शब्द से लिया गया है। एक समय में लंबानी जो है मुगल सेनाओं के लिए खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं का यहाँ पे प्रमुख आपूर्ति करता थे। ठीक है, इनके बारे में कुछ कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, वही चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए इनके बारे में और ये खास बातें हैं। यह एक ऐसा समुदाय है जिसे सजना संवरना पसंद है। देखिए यहाँ भी ये देखिए पूरे कपड़े को किस तरीके से मतलब सजावट हुआ है, तो काफी मेहनत लगा होगा, है ना। और वे ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें बहुत अधिक धागे की कढ़ाई, बटन, सीपियां और सेक्विन और ये चांदी के मोती आदि वगैरह ये सब होते हैं। देख रहे हैं बहुत सारी चीजें इसमें दिख रही हैं। न केवल उनके कपड़े बल्कि उनके घर भी दिलचस्प ढंग से सजाए गए हैं, और ये लंबानियों की दीवारों पर कई रंग हैं। इनके रंग वगैरह भी बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा घर को भी सजा करके रखते हैं, जिन्हें कलाकृतियों और कला शैलियों से भी सजाया गया है। बंजारे जो हैं इनकी बोली क्या है, गोर बोली बोलते हैं, जिन्हें यहाँ पे लंबाड़ी
लंबाडी भी कहते हैं, ठीक है। और चूंकि इनका कोई लिपि नहीं है इसलिए इसे या तो देवनागरी या फिर तेलुगु या कन्नड़ जैसी भाषा, यहाँ पे स्थानीय भाषाओं में भी लिखा जाता है। और इस जनजातीय समूह के बहुत से लोग द्विभाषी या बहुभाषी भी होते हैं। तो इनके बारे में कुछ खास खास बातें याद रखेंगे। अब मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट इनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको इनके बारे में क्या याद रखना है, तो ये अभी जो हम लोग पढ़े समुदाय, ये समुदाय के बारे में, ठीक है। जो हम लोग लंबानी शिल्प ये कृति इनका देखें, वो किससे संबंधित है, तो G20 सांस्कृतिक समूह से संबंधित है। ये किस प्रकार के लोग हैं, किस क्षेत्र में है, तो अभी कहाँ है, कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में है, तो वहां से हो सकता है प्रश्न पूछे, ठीक है। और इनकी प्रमुख जो परंपरा है, क्या परंपरा है कि ये इस तरीके से इनको सजना संवरना और कढ़ाई करना, कपड़े में इस तरीके से सजावट करना इनको ज्यादा, ये अत्यधिक इनको प्रिय होता है। तो ये इनके बारे में खास खास बातें बस आपको अच्छे से याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। बहुत ज्यादा ये सब इस तरीके की चीजें याद नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। और उसके बाद से हम लोग ये अभी हनी ट्रैकिंग देखेंगे। अभी मॉब लिंचिंग भी बचा हुआ है, तो चलिए थोड़ा फटाफट देख लें। देखिए हनी ट्रैपिंग जो है ये अभी न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चे में है। ये एक वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग को समझना है थोड़ा सा। ये क्या हुआ अभी हाल ही में, आप देखे होंगे बहुत सारे न्यूज़पेपरों में आया था कि पाकिस्तान के एक एजेंट है वो, और ये पाकिस्तान की एक एजेंट ने DRDO, ठीक है, DRDO क्या है, डिफेंस, यहाँ पे देखें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके एक साइंटिस्ट हैं प्रदीप कुरुलकर, ठीक है। इनको हनी ट्रैप में फंसा करके और इनसे बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो है उनको ये निकाल ली है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बातें अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है, ठीक है। तो हम लोग को समझना है कि हनी ट्रैपिंग क्या है, ठीक है। ये वर्ड है छोटा सा, इसी को समझना है, मेन बात यहाँ पे यही है। देखिए किसी लक्ष्य से जानकारी प्राप्त करने के लिए रोमांटिक या यौन संबंधों के उपयोग को संदर्भित करता है। हनी ट्रैपिंग का मतलब इसी तरीके से है कि प्यार मोहब्बत के झांसे में फंसाना उसको, और उससे जो भी जानकारियां हैं उसको निकालना, इस तरीके का उद्देश्य से ये सब किया जाता है। उसके बाद से जानकारी का उपयोग यहाँ पे मौद्रिक उन्नति के लिए या राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। और जैसे कि यहाँ पे राज्य जासूसी के मामले में भी जानकारी निकालने के लिए, या फिर जबरन वसूली, ब्लैकमेल करने के लिए भी हनी ट्रैपिंग का यूज किया जाता है। हनी ट्रैपिंग के सबसे प्रसिद्ध मामले यहाँ पे मामलों में से एक प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा माता हरी मामला है। ये प्रसिद्ध मामला पहले भी, मतलब अभी नहीं, बहुत पहले से ही ये सब चीजें हो रही है हनी ट्रैपिंग। उससे पहले एक बार और हुआ था भारत में यहाँ पे कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के एक अधिकारी क्या है, KV उन्नीकृष्णन को 1980 के दशक में कथित तौर पर शहद के जाल में फंसाया गया था। देखिए मैं ये शहद का जाल को मैं चेंज कर सकता था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता कि अभी आप हनी ट्रैपिंग पढ़ रहे थे, अगर यहाँ पे वही आता कि शहद के जाल, तो फिर मक्खियों के द्वारा बुना गया एक जाल है ना, जिसमें से शहद निकलता है, तो फिर आप उसी को टिक करते। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे ये हिंदी है तो अब यहाँ पे हनी ट्रैपिंग है, तो अब यहाँ पे हनी ट्रैपिंग काफी चर्चे में भी है वर्ड। तो इस वर्ड के साथ साथ इसका हिंदी देख लिया हम लोग, और इसको भी ध्यान में रखे। हिंदी तो देखे ही देखे, क्योंकि हम लोग को हिंदी में आएगा, वहां इतना समय नहीं है कि, इतना दिमाग में भी नहीं आता है कि आप जल्दी से जल्दी हर चीजों को इंग्लिश में भी देख लें, चाहे उसको समझ लें, तो समय बहुत कम रहता है ना। तो यहाँ पे क्या दोनों वर्ड आपको जानकारी रहेगा तो आप क्या तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होंगे। तो ये है। और उसके बाद से हम लोग देखते हैं मॉब लिंचिंग, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग ये हमारा आखिरी आर्टिकल है, ये तो हम लोग को इसको थोड़ा सा मेंस के दृष्टि से समझना है। बहुत ज्यादा हम लोग को जानकारी है इसके बारे में, तो हम लोग फटाफट इसको समझेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, और ये लास्ट है, ठीक है। उसके बाद से अपना ये करंट अफेयर्स आज का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मॉब लिंचिंग क्या है, पहले इसको समझते हैं, ये मेन है, उसके बाद हम लोग बाकी चीजें समझेंगे।
एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल लोगों के एक बड़े समुदाय या समूह के द्वारा लक्षित हिंसा के कृत्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मैं उसको व्यवहारिक तरीके से भी बताऊंगा। भीड़ ये मानती है कि वह पीड़ित को गलत कार्य करने के लिए दंडित कर रही है और किसी कानून का पालन किए बिना कथित आरोपी को दंडित करने हेतु कानून अपने हाथ में लेती है। देखिए आपको हर जगह पे ये चित्र दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे चित्र दिख रहा है, इधर चित्र दिख रहा है, इधर चित्र दिख रहा है। तो ये सब मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग का मतलब ये हुआ कि आप हमेशा बहुत जगह देखे होंगे, बल्कि आप एकदम व्यवहारिक खुद आप अपने आसपास क्षेत्र में देखे होंगे कि एक व्यक्ति को कई लोग मिल करके मार दिए और मतलब उसका हत्या हो गया, उसका मृत्यु हो गया, ठीक है। वही है मॉब लिंचिंग। इसका पूरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो अभी सबसे पहले तो यही नहीं पता है कि वो कार्य गलत किया है कि नहीं किया है, लेकिन भीड़ में क्या होता है जानते तो हो। जैसे आप कई जगह पे देखे होगे, मैं बहुत जगह तो मैं खुद भी देखा हूँ, तो आप भी यहाँ पे जान ही रहे हो कि भीड़ का क्या स्थिति होता है। मतलब भीड़ में ऐसा हुआ कि आप सही है कि गलत है नहीं पता, अगर भीड़ एक बार आपको दौड़ाई फिर वहां पे आप गलत सही नहीं दिखोगे, पहले सब लोग मारेंगे आपको। तो ये मतलब बहुत गंदा ये स्थिति है मॉब लिंचिंग का। और ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार से इसके लिए रिपोर्ट मांगी जा रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्थिति मतलब इससे मतलब खराब हो गई है। हर जगह पे बहुत ज्यादा ये इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं। तो इसलिए इससे संबंधित हम लोग बहुत अच्छे अच्छे चीजें यहाँ पे अभी देखने वाले हैं इसके बारे में, लेकिन इसको अच्छे से समझना है क्योंकि मेंस के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ गए कि मॉब लिंचिंग क्या होता है। ये एक ऐसा भीड़ के द्वारा ऐसा कृत्य है जिसमें वो लोग कानून पे कोई भी विश्वास नहीं रखते हैं। वो लोग कानून अपने हाथ में रख करके वो लोग खुद ही दंडित करते हैं, करने के उद्देश्य से किसी को भी मतलब किसी का भी इस तरीके से हत्या वगैरह करना, ये सब करना, उसको दंडित करते हैं, ठीक है। एक चीज और आप देखे होंगे कि जब हम लोग बहुत जगह पे ऐसे आप आंदोलन वगैरह चल रहा है, ठीक है, कहीं पे भी ऐसा आंदोलन चल रहा है तो आप देखोगे कई बार जैसे बहुत सारा ऐसे गाड़ी, किसी का गाड़ी जला देना, किसी को कुछ जला देना। वैसा स्थिति में भी आप देखेंगे कि भीड़ में क्या करते हैं, किसी को जला देते हैं, किसी को मार देते हैं। ये सब स्थिति, ये सब मॉब लिंचिंग है। और ये सब बहुत खराब चीजें हैं, देख रहे हैं आपकी मतलब यहाँ पे आप देखिए। और ये इतना ही नहीं है, इसका एक और रूप है। जैसे पारिवारिक स्थिति में आप देखे होंगे, दहेज के मामले में घर के पूरा परिवार क्या करते हैं, दहेज के कारण से दहेज नहीं मिला या उसके कारण से क्या महिला को वहां जान से मार देते हैं, फांसी पे लटका देते हैं, कुछ और कार्य इस तरीके से। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मॉब लिंचिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। मतलब भीड़ के द्वारा इस तरीके से किया गया कृत्य है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसमें। तो जैसे कानून यहाँ पे पहला यही कारण है कि उसमें क्या होता है, व्यक्तित्व के अंतर्गत असहिष्णुता होता है। उसमें क्या होता है, अनैतिक तरीके से कार्य करना। किसी भी तरीके से आप जैसे अगर वो व्यक्ति सही तरीके सही होगा तो वो क्या करेगा, कानून के हिसाब से सोचेगा, चलेगा, कम से कम अपने अंदर एक धैर्य तो रखेगा ना कि पहले समझेगा या मैटर को। लेकिन भीड़ में क्या होता है, वो लोग किसी चीज को नहीं समझते हैं, सीधा एक बार में जो भी व्यक्ति है वो गलत किया है कि नहीं किया है, कोई किसी चीज को नहीं समझेगा और उसको मार देते हैं, समझ रहे हैं। तो इस स्थिति में ये जो स्थिति है ये एक कारण होता है। प्लस जाति हो गया, धर्म हो गया, वर्ग, ये सब नीचे जाति का कई बार ऐसा न्यूज में आप सुने होंगे कि आप जैसे पहले का हम लोग देखते हैं, है ना, कि जो सबसे नीचे जाति के लोग होते थे वो अगर किसी चीज को भी छू दें तो वो क्या है, वहां पे कई लोग उसको मिल करके उसको मार देते थे, जान से मार देते थे कि वो नीचे जाति का वो छू दिया तो दूषित हो गया, इस तरीके का बात, वो भी मॉब लिंचिंग के अंतर्गत आता है। तो ये सब पूर्वाग्रह के कारण से आज भी ये सब चीजें हो रही हैं बहुत सारी इस तरीके से, छुआछूत के कारण, ठीक है। अब देखिए एक ये जो गौ हत्या, अभी देखिए गौ हत्या को लेकर के बहुत ज्यादा न्यूज में ये सब चर्चे में चल रहा था, है ना। तो इसके कारण से ना मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि कहीं पे भी अगर ये
गौ हत्या से संबंधित कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि अब एक तरीके से लोग धार्मिक तरीके से भी इसको सोचते हैं, जोड़ते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि अब जैसे भीड़ की स्थिति है, अगर कहीं पे भी कुछ भी ऐसा कृत्य दिखा या फिर केवल वो सुने हैं, कई जगह पे तो ऐसा होता था कि केवल अगर व्यक्ति का वर्ग जाति से संबंधित देख लिए तो वो लोग गौ हत्या की खुन्नस में लोग क्या करते हैं, वो लोग फिर बहुत सारा भीड़ आएगा और उसको मार देगा, उसको फांसी में लगा देगा, चाहे कुछ और कर देगा। तो इस तरीके का भी घटनाएं देखने को मिली है। ठीक है, तो ये गौ हत्या जो है, ये गौ हत्या का जो ये स्थिति है, इसके कारण से वृद्धि बहुत ज्यादा, मॉब लिंचिंग में वृद्धि हुआ है। बहुत जगह पे ऐसी स्थिति देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। इसमें शीघ्र न्याय का अभाव एक कारण ये भी है, क्योंकि देखिए अगर अगर किसी कोई भी ऐसा कृत्य होता है जिसमें ऐसा अनुमान है कि मॉब लिंचिंग जैसा कोई भी ऐसा घटनाएं हो सकती हैं, तो वहां पे क्या करना चाहिए, तुरंत पहले अगर जो भी अपराधी है उसको उसका तुरंत न्याय करना चाहिए। यदि वो अगर गलत है तो उसको कानूनी रूप से तुरंत सजा मिलेगा। अगर वो सही है तो अगर यहाँ से उसको न्याय मिल जाता है तो फिर बाकी बाकी चीजें समाज में भी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। मॉब लिंचिंग कम से कम उतना खतरा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शीघ्र न्याय अभी भी आप देखेंगे, कई बार रिपोर्ट आता है कि बहुत सारे अभी तक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो अभी तक लटके हुए हैं। तो ये सब कारणों से मॉब लिंचिंग। आप जैसे यहाँ पे पुलिस प्रशासन है ना, तो पुलिस प्रशासन में भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो लोग समय पे नहीं पहुंचते हैं, चाहे उसमें जल्दी से हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो ये सब चीजों के कारण से भी जो है मॉब लिंचिंग एक मेन यहाँ पे ये कारण हो गया। इसके कारण से भी मॉब लिंचिंग जो है ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब मॉब लिंचिंग अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग उसके प्रकार हैं, उसको देखते हैं। सांप्रदायिक आधारित, संप्रदाय के आधार पे मॉब लिंचिंग होता है। तो अलग एक ही संप्रदाय के लोग हो गए तो वहां पे अगर कुछ होता है, आप देखे है ना, आप हर जगह पे आप देखेंगे ये चीजें, एक अपना अपना संप्रदाय का इस तरीके से एक गुट बना रहता है। उसमें अगर कोई भी कुछ कर दिया तो सब लोग दौड़ के आते हैं और उस व्यक्ति को फिर दंडित करना शुरू कर देते हैं। तो ये संप्रदाय के आधार पे मॉब लिंचिंग, जादू टोना, इसके कारण से ये एक अलग तरीके का मॉब लिंचिंग है। क्योंकि गांव में आप देखे होंगे कि कोई भी इस तरीके का अगर किसी का कृत्य पता चल रहा है तो पूरा गांव वाले फिर उसको मारते हैं। तो ये एक अलग तरीके का प्रकार है। सम्मान की रक्षा करने के लिए मॉब लिंचिंग करते हैं लोग, अपने जाति धर्म का सम्मान करने के लिए लोग लड़ते हैं। ये इसके कारण से ये अलग प्रकार हो गया। फिर ये गो जाति संबंधी मॉब लिंचिंग जो अभी हम लोग देख रहे थे, बात की उस पे बच्चा चोरी के शक, ये अलग तरीके का मॉब लिंचिंग है। कई बार आप सुने होंगे बच्चा चोरी करने वाले आए थे, उनको पकड़ के रखा गया, सोशल मीडिया में आप देखे होंगे। फिर चोरी के मामले में शक होता है तो उसको पकड़ के रखते हैं। तो ये एक प्रकार का मॉब लिंचिंग है, अलग अलग तरीके का। अभी तो और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो जो देखना था फोकस तरीके से उतना अगर ध्यान में रखेंगे, बाकी आपको और भी कुछ बेहतर चीजें आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसमें कीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग कि संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है। ठीक है, देखिए मॉब लिंचिंग यहाँ पे मानव गरिमा का एक उल्लंघन है, साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 21 और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का उल्लंघन करता है। प्री के लिए ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना है आपको। उसके बाद से ऐसी घटनाएं समानता के अधिकार और भेदभाव के निषेध संबंध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में निहित है। तो कहीं ना कहीं 21, 14, 15 को ये कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं, देश के कानून में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। खास करके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक दो वर्ड हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल चीजें थोड़ा बहुत समझ के कर लेते हैं, लेकिन ये क्या पूरा फैक्ट है कि नहीं है, बस इतना ही जानना है आपको। अगर आप नहीं जाने तो फिर आपसे प्रश्न ही नहीं बनेगा, तो भी प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे कि दो तीन वर्ड के बाद से एक वर्ड लिख देता है कि संविधान में उल्लेखित नहीं है या उल्लिखित है। तो ये वही चीज है, यानी कि जो मॉब लिंचिंग टाइप का जो वर्ड है ना, वो संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, इसके लिए इसे केवल हत्या के रूप में रखा गया है। और जैसे अब भीड़ में हुआ तो अब ये व्यक्ति का हत्या हो गया,
तो हत्या बस हत्या हो गया, बस उसी तरीके से रखा गया। मॉब लिंचिंग के नाम से इस चीज को नहीं रखा गया है ना। और इतना ही नहीं बल्कि ये दंड संहिता, जो भारतीय दंड संहिता है, उसके अंतर्गत भी शामिल नहीं है अभी, है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको फोकस करके रखेंगे, ठीक है। एक चिंता का विषय भी है कि अभी तक इस तरीके की मतलब अभी प्रावधान नहीं रखा गया अभी तक, ठीक है। चलिए लास्ट है, ये लास्ट पेज है हमारा, क्या क्या अभी कदम उठाए गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले निवारक उपाय, इसके अंतर्गत क्या किया गया, जुलाई 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये तहसीन एस, ये पूना वाला बनाम UORE, ठीक है, मतलब ये वर्ड है अपना, शॉर्ट फॉर्म है। तो मेन मामला क्या था, तो मामला लीचिंग और भीड़ हिंसा से निपटने के लिए इस संदर्भ में जो है यहाँ पे कई निवारक, उपचारक और दंडात्मक उपाय निर्धारित किए थे। 2017 में एक मामला हुआ था, उसके अंतर्गत ये कुछ कुछ चीजें उपाय यहाँ पे कोर्ट के द्वारा की गई, ठीक है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लिंचिंग को यहाँ पे भीड़ तंत्र का एक भयानक कृत्य कहा। अब यहाँ पे क्या है, इस घटना के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने एक निवारक, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग पढ़े भी हैं, हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत ये होता है, तो हम लोग उसमें भी देखेंगे हम लोग को निवारक और उपचारात्मक और दंडात्मक, मतलब इस तरीके का अलग अलग, निवारक तो वही है, उपचारात्मक भी है उसमें वर्ड। तो ये क्या है कि ये उपाय यहाँ पे अभी वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सब चीजें ध्यान में लाई गई। दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, नामित फास्ट ट्रैक कोर्ट। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है, ये जो है ना मॉब लिंचिंग को जितना ज्यादा हो सके उसको कम करने, कंट्रोल करने के लिए उस पर फोकस करके यहाँ पे ये चीजों को रखा गया कि जितना जल्दी हो, अगर कहीं पे कोई भी ऐसी घटनाएं हुई हैं तो उसको जल्द से जल्द यहाँ पे समाप्त कर दिया जाए। जो जो सही है उस तरीके से, अब कोर्ट रहेगा तो वहाँ क्या तुरंत फैसला हो जाएगा कौन सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है ना। अपराधी जो होगा उसको सजा मिल जाएगा। तो इसलिए फास्ट कोर्ट का भी यहाँ पे शुरुआत किया गया। स्पेशल टास्क फोर्स ये भी यहाँ पे अरेंज किया गया। इसमें क्या है, न्यायालय ने नफरत भरे भाषणों और भड़काऊ बयानों और फेक न्यूज फैलाने में शामिल लोगों के बारे में खुफिया रिपोर्ट हालिया यहाँ पे हासिल करने के उद्देश्य से भी एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया था। तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद से पीड़ित मुआवजा योजना, ये योजना के तहत पीड़ितों को राहत और पुनर्वास हेतु पीड़ित मुआवजा योजनाओं को भी यहाँ पे स्थापित किया गया। तो इतने सारी चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए गए हैं। तो इस तरीके से आर्टिकल में आप इतनी सारी चीजें अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 12 जुलाई का करंट अफेयर्स, लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही समय हो गया है, लेकिन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।